चेंग जुआन से, जिसने जी जुआन कॉन्टिनेंट के अंदर जन्म लिया था। उसके पास ना तो कोई मैजिक था और ना ही कोई खास स्पिरिचुअल पावर, लेकिन उसके पास एक ऐसी खास ताकत थी जो उसे बाकी से सबसे ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती थी, और वो थी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी रिफाइनिंग पावर। वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग के दम पे ही सभी लोगों को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया करता था। उसने चेंग जाओ के सारे क्लैंस को खत्म कर दिया और साथ ही साथ पूरे डीमन क्लैंस का भी सफाया करते हुए पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ दिया, जिसके चलते उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा खुश थे और वो लोग मिलकर वहाँ पे उसके नाम पे किंग जुआन सेक्ट बना देते हैं, और साथ ही साथ वो लोग चेंग जुआन को बॉडी रिफाइनिंग मास्टर का टाइटल भी दे देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर चेंग जुआन से पंगा लेने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब चेंग जुआन बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि अब पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर उसे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं बचा था। इसलिए चेंग जुआन डिसाइड करता है कि वो इमॉर्टैलिटी ट्राइबुलेशन को फेस करेगा और डिवाइन रियलम में असेंड करेगा, ताकि डिवाइन रियलम के अंदर उसे अपने लायक कोई चैलेंज मिल सके। और इसी के चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन असैसिन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच चुका था, जहां पे हेवन उसे रोकने के लिए 3 स्टेजेस के रूप में अलग अलग पनिशमेंट भेजता है। पहले स्टेज में उसका मुकाबला होता है गॉड स्लिंग सोर्ड एरे के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि लातादार सोर्ड्स चेंग जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जो देखकर चेंग जुआन अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए उस गॉड स्लिंग सोर्ड एरे को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या ये है सो कॉल्ड पावरफुल इमॉर्टैलिटी ट्राइबुलेशन? ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था, मुझे लगता है कि इसमें भी मुझे कुछ खास मजा नहीं आने वाला। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेवन को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज गूंजती है, जो कि चिल्लाते हुए चेंग जुआन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवन के खिलाफ इस तरह से बात करने की? तुम बस एक मामूली से बॉडी रिफाइनिंग मास्टर हो और अपनी इस मामूली सी पावर के चलते तुम हेवन को चैलेंज करने चले हो। उस आवाज कैसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो गया था, और देखते ही देखते वो पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे 4 डिवाइन जनरल्स का रूप ले लेती है, जो कि चारों वहाँ पे चेंग जुआन को घेरते हुए उससे कहते हैं, साथियों ये मामूली सा रिफाइनिंग मास्टर हेवन के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसे आज मजा चखाना ही होगा, क्योंकि एक मामूली सा बॉडी रिफाइनिंग मास्टर हेवन को डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन उन चारों डिवाइन जनरल्स की बातों का चेंग जुआन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अपने कान साफ करते हुए कहता है, कितना ज्यादा पकाते हो तुम लोग, चलो आज मैं तुम लोगों को अपनी बॉडी रिफाइनिंग पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे जंप करते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ते साथ ही वो अपने एक ही अटैक के साथ एक डिवाइन जनरल को वहीं पे खत्म कर देता है। और जब दूसरा डिवाइन जनरल आगे बढ़कर उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, तो चेंग जुआन उसे वहाँ पे डॉज करके आगे बढ़ते हुए जाकर उसे भी वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक मार देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दूसरे डिवाइन जनरल का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि तीसरा डिवाइन जनरल पीछे से वहाँ पे चेंग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका पंच आकर चेंग जुआन को लगता है, तो वो डिवाइन जनरल बेचारा खुद ही वहाँ पे मारा जाता है, और अपने आखिरी पंच के साथ वो छोटे डिवाइन जनरल को भी वहाँ पे खत्म कर चुका था। लेकिन खत्म होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो चारों दोबारा वहाँ पे जिंदा हो जाते हैं, जिसमें चेंग जुआन को तो और ज्यादा मजा आ रहा था। वो दोबारा उन लोगों के बीच में जंप करते हुए एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन वो डिवाइन जनरल्स हर बार खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हुए जा रहे थे, और अब की बात तो वो चारों मिलकर वहाँ पे अपने अपने जन हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे जमीन में दबाने की कोशिश करते हैं। पर चेंग जुआन उनके हाथों को जीता हुआ ऊपर हवा में जा चुका था, और ऊपर हवा में आने के बाद वो बहुत ही तेजी से दोबारा उनके ऊपर जंप लगा देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो चारों डिवाइन जनरल्स अब की बार वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिन्हें खत्म करने के बाद चेंग जुआन वहाँ पे कहता है, इसमें भी कुछ खास मजा तो नहीं आया, ये भी बहुत ज्यादा आसान था। और ये कहकर चेंग जुआन दोबारा से वहाँ पे हेवन को चैलेंज करते हुए कहता है, तो अब तुम मुझे हराने के लिए क्या करने वाले हो? चेंग जुआन कैसा कहती हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में थंडर लाइटिंग चमकने लगती है, और ये था हेवनली पनिशमेंट का तीसरा स्टेज, जिसे हेवनली डाउ जजमेंट और थंडर ट्राइबुलेशन भी कहा जाता है। और थंडर ट्राइबुलेशन को देखकर चेंग जुआन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली अब की बार मुझे लग रहा है कि कुछ मजा आएगा। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है, चलो देख ही लेता हूँ कि तुम्हारी ये थंडर ट्राइबुलेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये मुझे कब तक रोक पाती है। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस थंडर ट्राइबुलेशन को मुकाबला करने के लिए खुद ही ऊपर हवा में उड़ जाता है, और देखते ही देखते वो ऊपर बादलों में पहुंच गया था, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन का कोड दिखाई देता है, जो कि जैसे चेंग जुआन को डराने की कोशिश करता है, तो चेंग जुआन घबराने की बजाय उल्टा आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, और दोबारा नीचे जमीन पे आते हुए कहता है, इसमें बाकी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिससे अब की बार थंडर ट्राइबुलेशन का कोर भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता, और देखते ही देखते उस कोर के अंदर क्रैक्स आने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन का अटैक उस कोर के आर पार चला जाता है। और इस तरह चेंग जुआन वहाँ पे इमॉर्टैलिटी ट्राइबुलेशन की तीसरी पनिशमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डिवाइन रियलम के अंदर असेंड कर जाता है, और वहाँ पे पहुंचते साथ ही चेंग जुआन को चारों तरफ डिवाइन गॉड्स दिखाई देते हैं, और सुप्रीम डिवाइन रियलम को वो चारों तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, ओह तो ये है डिवाइन रियलम, मैंने डिवाइन रियलम के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वही हम देखते हैं कि डिवाइन रियलम के सभी गॉड्स भी चेंग जुआन को काफी गौर से देख रहे थे, जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे उन सभी को एक साथ ही चैलेंज करते हुए कहता है, तुम सभी डिवाइन गॉड्स बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम सभी एक साथ मेरे साथ फाइट करते हुए मुझे अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते?
ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर डिवाइन रियलम के गॉड्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइन गॉड वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एक रीइंकार्नेशन एल्डर जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे था, वो वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए चैंग ज़ुआन से कहता है, हम तुम्हारे फेथ यानी किस्मत को पहले से ही देख चुके हैं, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन तुम्हें नहीं हरा सकते, इसलिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो वहाँ पे उनसे कहता है, आप गॉड्स होते हुए मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहते, और फाइट से पहले भला आप लोग अपनी हार कैसे मान सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस एल्डर से कहता है, मैं यहाँ पे आया था ताकि डिवाइन गॉड्स को चैलेंज करते हुए उनके साथ थोड़े मजे कर सकूं, पर आप तो यहाँ पे फाइट करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी दूर आने के बाद ऐसे तो नहीं जाने वाला। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे रीइंकार्नेशन एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर रीइंकार्नेशन एल्डर वहाँ पे घबराते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन ताकि उसके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार पीछे से ही रीइंकार्नेशन एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे भगाया जा रहा था। और इस समय चैंग ज़ुआन को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जबकि इस दौरान हम लोगों को डीमन इमोर्टल रियलम का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल चुका था कि चैंग ज़ुआन इमोर्टलिटी ट्रिब्यूलेशन को पास करते हुए डिवाइन रियलम के अंदर असेंड कर चुका है, जिसके चलते उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला। इसलिए हम देखते हैं कि उनका लीडर होली सन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा, जिसके चलते अब वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सकते हैं। होली सन अपने खास दोस्त बॉडीनेट से ज़ाओजी और शाकियान को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ और एक साथ मिलकर 6 ग्रेड सेक्स के ऊपर हमला कर दो और वहाँ पे मौजूद हर एक कल्टीवेटर का खून जमा करते हुए मेरे पास ले आओ, ताकि उस खून का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीलिंग चैनल को खोल सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग चैंग ज़ुआन को देखते हैं, जो कि डिवाइन रियलम में आने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। वो बोर होते हुए कहता है, ये सारे डिवाइन कोड्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये लोग ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर फाइट करने का जज्बा भी खत्म होता जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी ज्यादा बोरिंग और बेकार होने वाली है तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे एक लंबी सी अंगलाई लेकर चिल्लाते हुए कहता है, कितनी ज्यादा बोरिंग जगह है। और ये कहते कहते जैसे वो वहाँ पे नींद की आगोश में जाने लगता है तो अचानक से उसे वहाँ पे एक सीन दिखाई देता है, जो कि सिमुलेटेड यूनिवर्स का था। उस विजन को देखकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर की एक झलक थी। और अभी के लिए चैंग ज़ुआन खुद भी वहाँ पे उसी सिमुलेटेड यूनिवर्स के अंदर पहुंच चुका था, और खुद को अचानक से सिमुलेटेड यूनिवर्स के अंदर पाकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे आने के बाद अच्छी तरह से यूनिवर्सल पावर को देख पा रहा था कि आखिर यूनिवर्सल पावर काम कैसे करती है। और ये सब कुछ देखकर तो उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। कर वो वहाँ पे ये सब कुछ छोड़कर अपने प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ता है, जिसकी हालत धीरे धीरे वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और जब उसकी हालत के बारे में पता लगाने के लिए चैंग ज़ुआन उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे जाने को मिलता है कि उसके जाने के बाद डीमंस ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी, जिसके चलते सभी बड़े सेक्ट्स खत्म हो गए। इवन G1 कॉन्टिनेंट के 6 ग्रेट सेक्ट्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए, और इस सब के चलते उनका प्लेनेट जाकर डिस्ट्रॉय हो गया। और जैसे ही चैंग ज़ुआन अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तो हम देखते हैं कि वो एक ही झटके के साथ अपनी नींद से जाग उठता है। और उठते साथ ही हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, आखिर मेरे G1 कॉन्टिनेंट के ग्रेट 6 सेक्ट्स उन डीमंस का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। और इस सवाल का जवाब जाने के लिए चैंग ज़ुआन अपनी जगह पे बैठ जाता है, और वो रीइंकार्नेशन एल्डर को आवाज देते हुए कहता है, अभी अभी जो मैंने देखा था वो सब क्या था, डीमंस को तो मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो वो वापस कैसे आ गए। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन गॉड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, ये सब कुछ फेथ और कर्मा है, और इस सब में हमारे जैसे गॉड्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, और तुमने अभी अभी जो देखा था वो तुम्हारे प्लेनेट की किस्मत है, जो कि हेवन की तरफ से लिख दी गई है। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी इस भविष्यवाणी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैंने उन डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और अब उन डीमंस को क्या लगता है वो वापस आकर एक ही बार में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। ये सब बस बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें रीइंकार्नेशन गॉड उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, एंशिएंट समय में सभी मॉर्टल्स हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे, जिसके चलते अब यही उनकी किस्मत और कर्मा है। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अपनी जगह पे खड़ा होकर एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, कर्मा जैसी बेकार बातों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, वो बस बेकार से डीमंस ही तो है, मैं खुद उन्हें खत्म कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम गॉड्स बहुत ज्यादा डरपोक हो, इसलिए तुम लोग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ह्यूमैनिटी की रक्षा करूंगा, जब तक मैं हूँ कोई भी ह्यूमैनिटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन गॉड वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो आगे बढ़कर चैंग ज़ुआन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इस सब मामले से दूर रहो, क्योंकि G1 कॉन्टिनेंट की किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता, और अगर तुम इस सब के बीच में आते हो तो तुम्हें सीधा हेवन के साथ टकराना पड़ेगा, और हेवन के लिए ना तो गॉड्स मैंने रखते हैं और ना ही ह्यूमन से, हेवन ने जो डिसाइड कर लिया वो होके रहेगा। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हेवन से आकर कहो कि वो खुद ही मुझसे बात कर ले, क्योंकि मैं तो मेरे G1 कॉन्टिनेंट की किस्मत को बदलने के लिए जा रहा हूँ, अगर किसी में दम है
है तो वो मुझे आकर रोक के दिखाए। और ये कहकर चेंग जुआन वापस से मोटर वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए कूद जाता है, जो देखकर इनकारनेशन कोड वहाँ पे घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चेंग जुआन को देखते हैं, जो कि अपने प्लेनेट में आने के बाद दोबारा से उसके अंदर जंप लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन एक स्पेस पोर्टल से होते हुए वापस अपने प्लेनेट के अंदर आ चुका था। लेकिन जैसे ही चेंग जुआन मोटर वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो एक लड़की रो डीमन से अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। उस लड़की का नाम जुनर था, जिसके पास ट्विन बोन फिजिक है, लेकिन उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। जुनर अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भाग रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म कर दिया था। और देखते ही देखते जुनर भागते हुए अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वो डीमंस थे कि वहाँ पे उसको पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वो डीमंस पीछे से लगातार अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए जुनर के ऊपर हमले करते जा रहे थे। और अचानक से हम देखते हैं कि जुनर लड़खड़ा कर वहीं पे गिर जाती है। अगर वो सही समय पे ना गिरी होती तो अब तक एक डैगर उसकी बॉडी को चीरते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर चुका होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि जी यूहाल का एक डिसेबल वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टेज पे था। वो जुनर के पास आकर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है लड़की, हमने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे घबराकर पीछे हटने लगती है, जो देखकर वो डीमन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अब तुम अपनी इस बेकार सी लाइफ को बचाकर क्या ही कर लोगी। उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ही वन सेट की भी एक डिसेबल वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि उसी डीमन की ही तरह फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टेज में थी। वो सीधा वहाँ पे जुनर के पास आते हुए कहती है तो तुम हो वो लड़की जिसके पास लेजेंडरी ट्विन बोन फिजिक है। ही वन सेट की डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे एक बार फिर से घबरा कर पीछे हटने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि ही वन सेट के दो और डिसेबल्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वो लड़की यूहाल के उस डिसेबल से कहती है तुम लोगों को क्या लगा था इतनी कीमती लड़की मेरा ही वन सेट तुम लोगों को ऐसे ही ले जाने देगा। ही वन सेट की डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहाल का वो डिसेबल उससे कहता है हमारे हाल लीडर इस लड़की को अपने कल्टीवेशन वेसल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ये तो सोचने भी मत कि इस लड़की को हम तुम्हारे साथ जाने देंगे। उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ही वन सेट की वो डिसेबल भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कितने इत्तेफाक की बात है, हमारे सेट लीडर को भी ये लड़की अपनी कल्टीवेशन वेसल के तौर पर ही चाहिए। और ये कहकर ही वन सेट के लोग जी यूहाल के डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों ग्रुप्स को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर जुनर वहाँ पे एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, जो देखकर वो 6 के 6 डिसेबल्स एक साथ ही वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाते हैं, और वो लोग जुनर को वहाँ पे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते चेंग जुआन वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसकी एंट्री के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि वो सभी डीमंस उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और तभी वहाँ पे चेंग जुआन की खतरनाक आवाज गूंजती है तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कि तुम लोग अब बच्चों को भी बुली करने लगे हो। इवन तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम लोग बिना डरे मेरे किंग जोन सेट की टेरिटरी के अंदर आ गए। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। लेकिन जब काफी देर तक चेंग जुआन को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो वो सामने देखता है, लेकिन सामने तो एक बहुत बड़ा खड्डा बन चुका था उसकी एंट्री की वजह से, जो देखकर चेंग जुआन खुद भी वहाँ पे बढ़ाते हुए कहता है अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ऑलरेडी अपनी पावर को इतना ज्यादा कम कर रखा था, अफसोस मेरा जी1 कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस दौरान हम देखते हैं कि जुनर उसे पीछे से वहाँ पे चुपकर देख रही होती है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे अपनी बॉडी को देखते हुए खुद से कह रहा था नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे पर्पल लाइटनिंग और वाइल्ड थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चेंग जुआन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो बेचारी जुनर का मुंह ही खोला का खुला रह गया था, उससे तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लगातार थंडर लाइटिंग निकलते हुए सीधे चेंग जुआन की बॉडी के ऊपर गिर रही थी, और उस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन एक एक करके अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करता जा रहा था। लेकिन इतनी पावर के बावजूद भी वो सिर्फ अपनी कुछ ही मेरिडियंस को ब्लॉक कर पाया था। इसलिए अब की बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हमारी एसेंस और अर्थ स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे मोर्टल डाउ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने हर एक मेरिडियन पॉइंट को ब्लॉक करता जा रहा था। लेकिन चेंग जुआन वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक अपनी सभी मेरिडियंस को ब्लॉक करता जाता है, और इस तरह देखते ही देखते वो अपनी 12 मेरिडियंस को सील करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर अब की बार चेंग जुआन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि अब मेरी पावर जी1 कॉन्टिनेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और अगर मैं अपनी पावर को सील ना करता तो उन डीमन से पहले ही जी1 कॉन्टिनेंट मेरी पावर से ही डिस्ट्रॉय हो जाता। चेंग जुआन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या लगता है चेंग जुआन ऐसा तजुया को टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर इस दौरान हम देखते हैं कि चेंग जुआन को वहाँ पे एहसास होता है कि पीछे से कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, और जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे पीछे की तरफ छुपी जुनर के ऊपर पड़ती है, जो कि आंखें फाड़े वहाँ पे चेंग जुआन को ही देख रही थी। जुनर को देखकर चेंग जुआन वहाँ पे उसकी तरफ इशारा करके उससे
सवाल करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? खैर जाने दो, मुझे उससे क्या। और ये कहकर जैंग जॉन उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाता है, जो देखकर जूनर भी उसके पीछे भागते हुए जाकर उसे रोक देती है और बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहती है, ब्रदर क्या मैं भी आपको फॉलो कर सकती हूँ? ब्रदर नाम सुनकर हम देखते हैं कि जैंग जॉन को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहता है, आज पहली बार किसी ने मुझे बड़ा भाई कहा है। इवन हजारों साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी ने भी मुझे भाई कहकर नहीं बुलाया। खैर ये सोचकर जैंग जॉन वहाँ पे पलटकर जूनर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हो सकता है कि मैं भी बुरा इंसान हूँ। जैंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर जल्दी से वहाँ पे ना में अपना सारे हिलाना शुरू कर देती है, जो देखकर जैंग जॉन भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो। और ये कहकर जैंग जॉन अपने मन में कहता है, पिछले हजारों सालों से मैं इनविंसिबल हूँ और इनविंसिबल होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा अकेला भी पड़ गया हूँ, पर अब अगर एक बच्ची मुझे फॉलो करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरा है। और ये सोचकर जैंग जॉन जूनर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो इसलिए तुम मेरे साथ आ सकती हो। जैंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि अगर वो जैंग जॉन के साथ रहती है तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खैर जैंग जॉन आगे बढ़कर वहाँ पे जंगल को देखते हुए कहता है, अभी हम लोग किंग्स ऑन सेट की टेरिटरी में है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे किंग्स ऑन सेट का कोई भी डिसेबल देखने को नहीं मिला। ये थोड़ी अजीब बात है। जैंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, पर ये जगह तो अब किंग्स ऑन सेट से बिलोंग ही नहीं करती। मेरे एल्डर ने एक बार मुझे बताया था कि किंग्स ऑन सेट के लीडर के जाने के बाद बाकी सभी बड़े सेट से मिलकर उसके ऊपर हमला करते हुए किंग्स ऑन सेट के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब से ये पूरी जगह किंग्स ऑन सेट की नहीं रही। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैंग जॉन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड एलम का एक दिन यहाँ के 100 साल के बराबर होता है, पर फिर भी किंग्स ऑन सेट हार कैसे गया? उसकी फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। खैर वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करते हुए किंग्स ऑन सेट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद जब जैंग जॉन अपने सेट की हालत देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर जैंग जॉन वहाँ पे अपने मन में कहता है, आखिर सेट ने इतनी बड़ी टेरिटरी कैसे खो दी? मेरे सेट हार कैसे गया? आखिर मेरे जाने के बाद बीते इन सालों में क्या हुआ होगा? और अभी जैंग जॉन वहाँ पे गेट के पास खड़ा होकर वहाँ पे सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड कल्टीवेटर्स बीच में आकर अपनी सोर्स को वहाँ पे दोनों के ऊपर तानते हुए कहते हैं, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग्स ऑन सेट के अंदर घुसने की? और ये कहकर वो दोनों ही गार्ड्स मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देते हैं, जो देखकर जैंग जॉन नाम अपने सर हिलाते हुए कहता है, बेवकूफो क्या तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? मैंने ही तो किंग्स ऑन सेट को बनाया था। किंग्स ऑन सेट के वो दोनों डिसेबल्स जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग एलम के अर्ली स्टेज पे थे, वो दोनों ही वहाँ पे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए जैंग जॉन से कहते हैं, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम हमारे फाउंडर हो ही नहीं सकते। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनसे पूरा G1 कॉन्टिनेंट डरा करता था, जबकि तुम तो बस एक मामूली से बॉडी डिफाइनिंग कल्टीवेटर हो। इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना बाद में हम लोगों को ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। उन गार्ड्स की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि जूनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे दोनों गार्ड्स को डांटते हुए कहती है, बेवकूफो तुमने अभी तक इसकी ताकत को नहीं देखा। अगर तुमने एक बार इनकी ताकत को देख लिया होता तो तुम लोग कभी भी इन्हें अपना ग्रेट ग्रैंड मास्टर मानने से इनकार नहीं करते। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स उसे भी वहाँ पे डांट देते हैं और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पे हमारे किंग्स ऑन सेट के ग्रैंड मास्टर की बेइज्जती की है, जिसकी सजा में अब तुम दोनों को यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर जैसे ही उनमें से एक गार्ड वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए जैंग जॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो जैंग जॉन अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसकी सोर्ड को वहीं पे रोक लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो जूनर के साथ साथ वो दोनों गार्ड्स की आंखें भी वहाँ पे पट्टी की पट्टी रह जाती है। लेकिन जैंग जॉन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे ब्रोकन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों ही गार्ड्स उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। जिसके बाद जैंग जॉन वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों गार्ड्स के पास आते हुए कहता है, मुझे लगता है अब तुम लोगों को यकीन हो गया होगा। लेकिन वो गार्ड अभी तक भी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। वो वहाँ पे एक मैसेंजर टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा देता है कि कोई जबरदस्ती हमारे किंग्स ऑन सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये कहते कहते ही वो गार्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे वहाँ पे बेहोश होते हुए देखकर जैंग जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा वो बेहोश हो गया, कितनी ज्यादा बकवास कर रहा था। लेकिन अभी जैंग जॉन वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि किंग्स ऑन सेट के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे जैंग जॉन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और वो सभी आते साथ ही मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक सोर्ड एरो बनाना शुरू कर देते हैं। उस सोर्ड एरो को बनते हुए देखकर जैंग जॉन बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उल्टा वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या आप तुम लोग अपने ही एंसेस्टर को धोखा देना चाहते हो? जिस पे गार्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकते। लेकिन अभी वहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है और ऊपर आसमान से एक सरपेंट निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, अच्छा वो किंग्स ऑन सेट के लोग मुझे मिल गए, अब तुम लोगों की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने हाल लीडर को खुश करूंगा। ये था जीयू हाल का एक एल्डर जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था। वो वहाँ पे एक साथ किंग्स ऑन सेट के इतने सारे डिसेबल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो सरपेंट एल्डर को देखकर किंग्स ऑन सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये तो सरपेंट मास्टर है, वो भी अपने जीन सरपेंट के साथ, ये तो खुद ही कोर फॉर्मेशन रियलम में है, जबकि इसको
सर्पेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग यहाँ पे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर उनका सीनियर डिसेबल वहाँ पे अपनी जूनियर डिसेबल से कहता है जल्दी से रीइंफोर्समेंट को बुलाओ। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो दूसरा डिसेबल अपने बाकी के लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है, जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी लोगों से कहता है साथियों ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। चलो आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे इसे अपने किंग्स ऑन सेट की ट्रू पावर दिखाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे अपने सोर्ड एरे की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ बैठे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे अपने सोर्ड एरे का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी जेंट सोर्ड को बना चुके थे, जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है अगर मैंने पहले भी सोर्ड एरे को डिस्ट्रॉय किया था तो मैं इसे दोबारा भी कर सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सर्पेंट को कंट्रोल करते हुए वो सोर्ड एरे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सोर्ड एरे एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से सभी डिसेबल्स उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। और इसे एक ही बार में उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने सर्पेंट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिसेबल्स की कल्टीवेशन को भी डिवोर करने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे जोजो से हंसते हुए किंग्स ऑन सेट का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था हमारे हाल लीडर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब से किंग्स ऑन सेट का लीडर क्या है तब से किंग्स ऑन सेट किसी कचरे से कम नहीं रहा। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो जो तुम मेरे ही सामने मेरे किंग्स ऑन सेट का मजाक उड़ाते हुए मेरे ही लोगों को बुली कर रहे हो। और ये कहकर चैंग ज़ोन अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ उस बुढ़ाऊ के पीछे पहुंच चुका था, जो देखा तो वो बुढ़ाऊ वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है तो तुम कौन हो। लेकिन ये कहकर जैसे वो एल्डर पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए कोल्ड टून में कहता है मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। चैंग ज़ोन की इस एक किक के साथ ही हम देखते हैं कि उसका सर्पेंट बीस्ट तो वहीं पे मारा जाता है, जबकि वो एल्डर खुद भी उड़ता हुआ पहाड़ों के बीचों बीच जा गिरा था, जिसके गिरते साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस सर्पेंट बीस्ट के मरने की वजह से वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे आजाद हो जाते हैं। और उस सर्पेंट बीस्ट के मरने के बाद हम देखते हैं कि उसका कोर उड़ते हुए सीधा वहाँ पे चैंग ज़ोन के हाथों में चला जाता है। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर जो कि अब तक खुद को संभाल चुका था वो खून थूकते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और गुस्से से चैंग ज़ोन को धमकी देते हुए कहता है बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने जीजू हाल के मामले में इंटरफेयर किया है, अब हमारा जीजू हाल तुम्हारा जीना हराम कर देगा। और ये कहकर वो बड़ा गुस्से से वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। पर उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे अपनी पुलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ को सीधा अपने पास बुला लेता है और उसे गले से पकड़ते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है तुम्हारी जुबान को ज्यादा ही चल रही है और मेरे सामने जो ज्यादा जुबान चलाते हैं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर चैंग ज़ोन उसका गला घोंटकर उसे वहीं पे मार देता है, पर उसका मन तो तब भी नहीं पाता, वो वहाँ पे उस बुढ़ाऊ की बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब चैंग ज़ोन सेट का वो डिसेबल ये सब देखता है तो वो होश में आने के बाद दोबारा से बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि चैंग ज़ोन ने वहाँ पे कोर फॉर्मेशन एलम के कल्टीवेटर को ऐसे मौत के घाट उतार दिया था जैसे वो किसी चींटी को मसल रहा हो। जबकि ये सब कुछ देखकर जूनर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। जबकि हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन नीचे आकर उस मैजिक कोर को सीधा जूनर को देते हुए कहता है इसे संभाल के रखना, बाद में मैं इसे तुम्हारे लिए रिफाइन कर दूंगा। उस मैजिक कोर को पाकर तो जूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बार बार चैंग ज़ोन का शुक्रिया अदा करने लगी थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से किंग्स ऑन सेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और डिसेबल्स पहुंच जाते हैं जो कि अपने साथी को वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ देखकर ये समझ लेते हैं कि शायद चैंग ज़ोन ने उन्हें मारा है। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम लिंग जान था और दूसरे का नाम लिंग फैन था। लड़की तो किंग्स ऑन सेट से ही बिलोंग करती थी जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टेज में थी, जबकि लियान फेंग यूनजिया पीक से बिलोंग करता था। वो यूनजिया पीक का यंग मास्टर था और वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में था। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियन बहुत ज्यादा समझदार थी, वो अपने साथियों की हालत देखकर समझ जाती है कि इनके ऊपर तो सर्पेंट बीस्ट ने अटैक किया है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चैंग ज़ोन को ग्रीट करते हुए उससे पूछती है सर क्या आपने अभी अभी यहाँ पे कुछ देखा था, क्या हमारे डिसेबल्स के ऊपर एक सर्पेंट जैसे दिखने वाले बीस्ट ने अटैक किया था, अगर हाँ तो प्लीज हमें बताइए कि अब वो सर्पेंट बीस्ट कहाँ गया है। लिंगियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे अपने कान का मैल साफ करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम उस सर्पेंट बीस्ट की बात कर रही हो, उसे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने खत्म कर दिया। चैंग ज़ोन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन तभी लियान फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए चैंग ज़ोन से कहता है लेकिन तुम होते कौन हो उस बीस्ट को खत्म करने वाले, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हमें आउटसाइडर्स की मदद की कोई जरूरत नहीं है। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किसे आउटसाइडर कह रहे हो, जिस पे लियान फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें और किसे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक मामूली सा बॉडी रिफाइनर कुछ भी कहेगा और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर भला एक और फॉर्मेशन एलम के सर्पेंट बीस्ट को कैसे मार सकता है, जरूर से सर्पेंट बीस्ट को हमारे साथी ने मारा होगा और उसे मारते हुए सभी इंजर्ड हो गए होंगे और अब तुम इनका फायदा उठाना चाहते हो, कितने ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो तुम। असल में लियान फेंग वहाँ पे ये सब कुछ लिंग जान को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था और ऊपर से हम देखते हैं कि गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे भागते हुए आकर उन दोनों को बता देता है ये थोड़ी देर पहले जबरदस्ती हमारे किंग्स ऑन सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसने हमारे गेट कीपर के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। और रही बात
सरपेंट बीस्ट की तो हमने यहाँ पे किसी भी सरपेंट बीस्ट को नहीं देखा। उस गार्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियान फेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चेंग ज़ुआन से कहता है, तो पहले तो तुमने यहाँ पे जबरदस्ती किंग ज़ुआन सेट के अंदर घुसने की कोशिश की और अब सरपेंट बीस्ट को मारने का सारा क्रेडिट भी खुद ले रहे हो। मुझे लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहता है, हैं तुम मुझे सबक सिखाओगे? चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझे कैसे सबक सिखाने वाले हो। चेंग ज़ुआन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि जुना तो चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। जुनर के जाते ही हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसे कहता है, आ जाओ। जो देखकर लियान फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर के अंदर इतना ज्यादा घमंड है, मैं तुम्हारे इस कमांड को अभी तोड़ देता हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे चेंग ज़ुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो चेंग ज़ुआन टेलीपोर्ट होता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। जो देखकर तो बेचारे लियान फेंग का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि लियान फेंग आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक चेंग ज़ुआन के ऊपर काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके अटैक को ऐसे डॉज किए जा रहा था कि जैसे वो बस वहाँ पे उसके साथ खेल रहा हो। उल्टा चेंग ज़ुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, थोड़ा जोर लगाओ बच्चे। और ये कहकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके सर के ऊपर पाँव रख के वहाँ पे जंप करते हुए दोबारा से अपनी जगह पे जा पहुंचता है। तो देखकर लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, कितना ज्यादा तेज है ये, क्या वाकई में बॉडी रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? जबकि ये सब कुछ देखकर लियान फेंग को वहाँ पे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कहकर अब की बार वो वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चेंग ज़ुआन के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन हल्का सा उसे हाथ मार के वहीं पे नीचे गिरा देता है। जो देखकर तो वहाँ पे लिन यान के साथ साथ बाकी सभी गार्ड्स की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। तभी चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम उतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो जितना ज्यादा मैंने सोचा था, तुम उससे तो कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन चेंग ज़ुआन की ये बातें लियान फेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चेंग ज़ुआन को जान से मारने के लिए सुप्रीम किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन के चारों तरफ वहाँ पे एक विंड टोर्नेडो बनने लगा था। जो देखकर किंग ज़ुआन सेट के डिसेबल्स वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, अब तो ये पक्का मरने वाला है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि विंड टोर्नेडो को देखकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, माफ करना दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी तारीफ की थी, मैं अपनी शब्द वापस लेता हूँ, तुम तो बहुत ज्यादा बेकार हो। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसके अटैक को वहाँ पे उसी की तरफ ही पलट देता है। जो देखकर लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने यहाँ पे बिना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लियान फेंग के अटैक को उसकी तरफ ही पलट दिया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा लियान फेंग तो वहाँ पे अपने अटैक में फंसकर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इवन उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था। जो देखकर वो सारे गार्ड्स जो कि थोड़ी देर पहले लियान फेंग को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, उनके दो चेहरे वहाँ पे सफेद पड़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़कर लियान फेंग के पास जाते हुए उसे कहता है, तुम अपनी इस मामूली सी पावर के चलते इतना ज्यादा दिखावा कर रहे थे। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे बीच में आकर चेंग ज़ुआन से माफी मांगते हुए कहती है, सीनियर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, जरूर से यहाँ पे हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लिन यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है, वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने गार्ड्स को लियान फेंग को संभालने का आदेश भी दे देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स भागते हुए जाकर जल्दी से लियान फेंग को संभाल लेते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि जुनर भी दोबारा से वहाँ पे चेंग ज़ुआन के पास आ चुकी थी और तभी लिंग यान वहाँ पे आगे बढ़कर चेंग ज़ुआन से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका किंग ज़ुआन सेट के साथ क्या रिलेशन है और आखिर आपके यहाँ पे आने की वजह क्या है? मिस लिंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, अब क्या मुझे वापस अपने सेट में आने के लिए कोई वजह भी देनी पड़ेगी? चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे अजीब समूह बना लेती है। जो देखकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? चलो तुम्हें भी यकीन दिला देता हूँ, तुम जिस 10 रिजल्ट शॉट की प्रैक्टिस कर रही हो उसे मैंने ही क्रिएट किया था, पर तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड गलत है, जिसके चलते तुम्हारे मटेरियल्स के बीचों बीच फायर एसेस बनना शुरू हो गया है, जो कि अब कभी भी किसी भी समय तुम्हें खत्म कर सकता है। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस लिंग यान की आंखें पटी की पटी रह जाती है, पर उसे अभी तक भी यकीन नहीं हो पा रहा था। जो देखकर चेंग ज़ुआन उससे कहता है, चलो तुम्हारे इस फायर एसेस को ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसे हल्का सा झटका देकर पहले तो प्रभाव में भेज देता है और उसके बाद वो वहाँ पे उसके फायर एसेस को रिफाइन करने लगा था, जिससे निकलने वाला और इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि लियान फेंग के साथ साथ वो गार्ड्स भी उड़ते हुए पीछे चले गए थे। तभी लियान फेंग वहाँ पे खुद को संभाल कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी गार्ड्स खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर मिस लिंग यान की मदद करो। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे वो सभी गार्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे चेंग ज़ुआन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चेंग ज़ुआन अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारता
देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो सभी उड़ते हुए दोबारा से पीछे जा गिरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़कर मिस लिंगियन के पास जाते हुए उसे कहता है डिसिस्ट मत करो, उसे अपनी बॉडी से बाहर आने दो। लेकिन मिस लिंगियन वहाँ पे उसकी बात नहीं मानती और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन थोड़ी देर के लिए उसके फायर एसेंस को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस लिंगियन दोबारा से नीचे जमीन पे आ जाती है। और उसके बाद चैंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे कहता है थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हारे फायर एसेंस को कंट्रोल कर लिया है, पर अगर तुम अपने इस प्योर फायर एसेंस को पूरी तरह से रिफाइन करवाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाना। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंगियन को अपनी बॉडी बहुत ही हल्की फील हो रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि उसे कहीं ना कहीं चैंग ज़ुआन के ऊपर यकीन हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे अपने गार्ड्स को आदेश देते हुए कहती है कि ये हमारे मेहमान है और इनके रहने के लिए लॉज तैयार किया जाए। हालांकि लियान फेंग उसे वहाँ पे रोकते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिंगियन वहाँ पे उसकी बात नहीं मानती, जो देखकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे सेट के अंदर जाते हुए कहता है ये भी अच्छा है, ये भी चलेगा। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे जिनर को लेकर अपने साथ सेट के अंदर चला जाता है और जाते जाते मिस लिंगियन से कहता है कि ठीक 7 घंटों बाद दोबारा से मेरे पास आ जाना। चैंग ज़ुआन के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि लियान फेंग वहाँ पे मिस लिंगियन के पास आते हुए कहता है लिंगियन आखिर तुम ऐसे बहरूपे के ऊपर यकीन कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मकसद लेकर यहाँ पे आया है और ये जरूर से किंग ज़ुआन सेट को नुकसान पहुंचाएगा। लियान फेंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अगर उनकी ताकत को देखा जाए तो मुझे यकीन है कि वही हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। पर अगर ये बात सच भी नहीं है तो क्योंकि मैं अभी के लिए किंग ज़ुआन सेट की ग्रेट साइंटिस्ट हूँ तो मुझे सच पता लगाना ही होगा। और वैसे भी अभी हमारे किंग ज़ुआन सेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम लोग हमारे नए दुश्मन नहीं बना सकते। और ये कहकर मिस लिंगियन वहाँ पे लियान फेंग को इग्नोर करते हुए अपने सेट के अंदर चली जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे लियान फेंग का तो वहाँ पे पोपट ही हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंग ज़ुआन जुनर के साथ लेक के पास बैठा हुआ था। ये तभी हम देखते हैं कि मिस लिंगियन भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि आते साथ ही चैंग ज़ुआन से कहती है जैसा कि मैंने वादा किया था मैं आ गई। मिस लिंगियन को वहाँ पे देखकर चैंग ज़ुआन मुस्कुराते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आई हो। वही मिस लिंगियन आते साथ ही चैंग ज़ुआन से कहती है मैंने आपके बारे में सब कुछ पता करवाया है, वाकई में स्पिरिट बीस्ट को आपने मारा था, पर आप किंग ज़ुआन सेट के ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो? वो तो बहुत समय पहले ही डिवाइन गॉड रियल्म के अंदर असेंड कर गए थे और मैंने सुना है कि जो कोई भी एक बार गॉड रियल्म के अंदर चला जाता है वो वापस से मोटर रियल्म के अंदर नहीं आता, इसलिए प्लीज बेहतर होगा कि आप मुझे अपना असली नाम बता दो और अपना यहाँ पे आने का मकसद भी। मिस लिंगियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे वाइन की जग ऊपर हवा में उछाल देता है और खुद तेजी से जाकर मिस लिंगियन को पीछे से पकड़ लेता है, जो कि वहाँ पे अपनी सोट बाई निकाल रही थी। वो अपनी सोट बाई निकाल पाती उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे से जवाब देते हुए कहता है वो आम लोग होते हैं जो कि एक बार गॉड रियल्म में जाने के बाद वापस नहीं आते, पर मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे फायर एसेंस एमुलेशन को ठीक करूंगा, तो बेहतर होगा कि तुम उसी के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स को ओपन कर देता है, जिनके अंदर से अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाली सोर्स निकलकर बाहर आने लगती है और चैंग ज़ुआन वहाँ पे उन सभी सोर्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें एक जेंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यही था चैंग ज़ुआन का बनाया हुआ 10 रेज़ोल्यूट सोर्ड आर्ट, जिसकी मिस लिंगियन प्रैक्टिस किया करती थी। उस टेक्निक को देखकर तो मिस लिंगियन की आंखें वहाँ पे पटी की पटी रह जाती है। ऊपर से सोर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे के पूरे G1 कॉन्टिनेंट को खत्म करने की ताकत रखती थी। इसलिए हम देखते हैं कि मिस लिंगियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है इतनी पावर, जबकि हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन एक चुटकी बजाकर उस सोर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे फायर वर्क होने लगा था, जो देखकर मिस लिंगियन भी हैरान होते हुए कहती है हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के अलावा ऐसा कोई दूसरा कभी भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप वाकई में हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो। जबकि हम देखते हैं कि उसके आने वाले फायर वर्क की वजह से वो रिवर ठंडी होती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे मिस लिंगियन के कपड़े उतार कर उसे लेक के अंदर भेज देता है। और ये सब कुछ वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारी मिस लिंगियन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए लेक में आने के बाद वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो। लेकिन इससे आगे मिस लिंगियन वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे पत्ते का इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह वहीं पे बंद कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन दोबारा से अपने माइंड के जग को उठाकर उसे समझाते हुए कहता है 10 रेज़ोल्यूट सोर्ड आर्ट फायर एसेंस के साथ साथ कोल्ड एसेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन तुमने सिर्फ फायर एसेंस को प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दिया, जिसके चलते वो फायर एसेंस ना सिर्फ बैकलैश कर गया बल्कि उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे तुम्हारी कल्टीवेशन को भी खत्म करता जा रहा है। अब जानती हो फायर एसेंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? पानी। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे इस वाटर को कंट्रोल करते हुए उस वाटर के एक टोर्नेडो बना देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस लिंगियन उड़ते हुए ऊपर हवा में चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे प्योर वाटर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा मिस लिंगियन की मरीडेस के अंदर भेज देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद फायर एसेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वापस से वहाँ पे पानी के अंदर आ जाती है। और जब वो अपनी बॉडी को चेक करती है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है फायर एसेंस तो वाकई से मेरी बॉडी के अंदर जा चुका है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मेरी कल्टीवेशन मुझे वापस मिल चुकी है। जो देखकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहता है उम्मीद है अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो गया होगा। और ये कहकर चैंग ज़ुआन उसके कपड़े भी उसे वहाँ पे वापस लौटा देता है। मिस लिंगियन भी कपड़े पहनकर जल्दी से वहाँ पे लेक से बाहर आ जाती है। वो आते साथ ही चैंग ज़ुआन के सामने जोकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है
है, ग्रेट ग्रैंड मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई और पहले मैंने आपको लेकर जो कुछ भी कहा था प्लीज उसे भूल जाइए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे ये बताओ कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ था? 5 ग्रेट सेक्ट्स ने हमारे किंग ज़ोन के ऊपर अटैक क्यों किया था? चेंग ज़ोन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि मिस लिन यान को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, चेंग ज़ोन वापस जी ज़ोन कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुका था और एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुना था वो उसे अपनी छोटी बहन बनाते हुए अपने किंग ज़ोन सेट में पहुंच जाता है, लेकिन कोई भी उसे वहां पे अपना एंसेस्टर मानने को तैयार ही नहीं था। किंग ज़ोन सेट को अभी के लिए लिन यान लीड कर रही थी, जो कि एक टेक्निक को सीखते हुए बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुकी थी। लेकिन जब चेंग ज़ोन उसकी बॉडी के अंदर मौजूद फायर एसेंस को खत्म कर देता है तो उसे अब वहाँ पे चेंग ज़ोन के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था और साथ ही साथ वो उसे अपना एंसेस्टर भी मान चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे मिस लिन यान से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे हमारे सेट की ऐसी हालत कैसे हुई और 5 ग्रेट सेट्स ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया था? जिस पे मिस लिन यान वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, सेक्ट कोड्स के मुताबिक जब आपने डीमन क्लैन को खत्म किया था और किंग ज़ोन सेट को छोड़ा था, तब हमारे सेट ने जी ज़ोन कॉन्टिनेंट के अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए सभी बड़े बड़े सेट्स को आपस में जोड़ना चाहा था ताकि डीमंस दोबारा से हमारे जी ज़ोन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला ना कर सके। लेकिन जब आप इमॉर्टैलिटी ट्रिब्यूलेशन को पार करते हुए डिवाइन गॉड रियल्म के अंदर चले गए तो इस मौके का फायदा उठाकर उन 5 बड़े सेक्ट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनका मकसद था हमारे किंग ज़ोन सेट को आपस में बांट लेना और उसे अपने सेट का हिस्सा बना लेना। और ये कहते कहते मिस लिन यान को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन वो इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि डीमन क्लैन के साथ फाइट की वजह से हमारा किंग ज़ोन सेट ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, तो इसलिए हमारा किंग ज़ोन अकेला उन 5 बड़े सेट्स का मुकाबला नहीं कर पाया। इवन आप किंग ज़ोन सेट के लिए हेवन स्लिंग स्वॉर्ड छोड़कर ना गए होते तो अब तक हमारा किंग ज़ोन सेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। खैर हेवन स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने सेट को खत्म होने से तो बचा लिया था और काफी सारे दुश्मनों को मौत के घाट भी उतार दिया था। लेकिन जब वो फाइट खत्म हुई तो तब जाकर हमें एहसास हुआ कि हमारे किंग ज़ोन सेट को तो पूरी तरह से लूट लिया गया है। यहाँ तक कि आपके छोड़े हुए 5 ग्रेट सीक्रेट भी चोरी हो गए थे। इवन इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी 5 ग्रेट सेट्स हमारे किंग ज़ोन सेट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। इस दौरान मिस लिन यान को वहाँ पे एक बार फिर से एहसास होता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। मिस लिन यान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ये चेंग ज़ोन वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो अपने मन में कहता है, लगता है कि वो भविष्यवाणी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी, बस मैं ही उस सबसे अनजान था। और अगर मुझे ये सब कुछ ठीक करना है तो मुझे एक बार फिर से जी ज़ोन सेट के सभी बड़े बड़े क्लैंस को आपस में रीयूनिफाई करना होगा ताकि वो सभी लोग मिलकर अपने जी ज़ोन कॉन्टिनेंट के ऊपर आने वाली मुसीबत का मुकाबला कर सके। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डरा धमका कर दबा तो सकता हूँ, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। ऊपर से अभी के लिए हमारा किंग ज़ोन सेट खुद बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए ये आइडिया काम नहीं करेगा। और ये सब कुछ सोचकर चेंग ज़ोन वहाँ पे मिस लिन यान से कहता है कि आज से और अभी से तुम मुझे फॉलो करोगी और साथ ही साथ अब हम लोगों को अपने सेट के अंदर कुछ नए और टैलेंटेड डिसेबल्स को भी भर्ती करना होगा ताकि हम लोग अपने सेट की चुराई हुई चीजों को वापस ला सके। इससे एक साथ 2 चीजें होंगी, पहला तो हमारा किंग ज़ोन सेट एक बार फिर से अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा और दूसरा जी ज़ोन कॉन्टिनेंट के सभी बड़े बड़े सेट्स को आपस में जोड़ने में भी मदद मिल जाएगी। ये चेंग ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिन यान वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई चेंग ज़ोन से कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग आज से 3 दिन बाद नए डिसेबल्स को भर्ती करने के लिए एक टेस्ट रखते हैं। मिस लिन यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैं ये मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम इसे जैसे चाहे मर्जी हैंडल करो। चेंग ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिन यान वहाँ पे खुश होकर एंसेस्टर चेंग ज़ोन को ग्रीट करती है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे जुनर के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, जिन्हें जाते हुए देखकर अचानक से हम देखते हैं कि मिस लिन यान को वहाँ पे एक और बात याद आती है और वो पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, एंसेस्टर आपको नहीं लगता कि अभी के लिए आपको 5 ग्रेट सेक्ट से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि 5 ग्रेट सेक्ट्स अभी के लिए हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, तो अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। जिस पे चेंग ज़ोन वहाँ पे केयरलेस होकर जवाब देते हुए कहता है, वैसे तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, पर तुम जैसे चाहे वैसे कर सकती हो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को यूनजिया पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनजिया पीक के मास्टर जिनका नाम लियांग यी ज़ियाओ था, उनके हाथों में अभी के लिए किंग ज़ोन सेट का भेजा हुआ एक स्क्रॉल मौजूद था। असल में स्क्रॉल में वही लिखा हुआ था कि किंग ज़ोन सेट नए डिसेबल्स को भर्ती करने जा रहा है। ये पढ़कर यी ज़ियाओ काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था।
ये जिया खुद ही वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहता है वो पर्सन जो कि चेंग ज़ुआन होने का दिखावा कर रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जब से वो वापस आया है किंग ज़ुआन सेट तो बुरी तरह से बदलता ही जा रहा है। और ये कहकर ये जिया वहाँ पे अपने बेटे फीफियान को आवाज देकर अपने कमरे के अंदर बुलाता है। अपने पिता की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि फीफियान भी कमरे के अंदर आ जाता है और आते साथ ही अपने पिता को ग्रीट करके उनसे सवाल करते हुए पूछता है, फादर आपने मुझे बुलाया, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? जिस पे हम देखते हैं कि ये जिया वहाँ पे सीरियस होकर उससे जवाब देते हुए कहता है, किंग ज़ुआन सेट का ट्रायल 3 दिनों बाद शुरू होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यूजियन पीक की तरफ से उस ट्रायल के अंदर हिस्सा लो और हमारी यूजिया पीक को रिप्रेजेंट करो। और एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हें उस ट्रायल को पास करते हुए पहले नंबर पे आना है। जिस पे हम देखते हैं कि फीफियान अपने पिता को ग्रीट करते हुए कहता है, फादर आप चिंता मत करें, मैं आपका साथ नहीं चुकने दूंगा। अपने बेटे फीफियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी जिया के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को किंग ज़ुआन सेट के बैटलफील्ड वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंग ज़ुआन अपने से कजिन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहा था और जुनर उसे वहाँ पे हवा दे रही थी, जबकि मिस लिनियन वहाँ पे खुद आगे बढ़ते हुए चेंग ज़ुआन को चाय सर्व करती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कह रही थी, भले ही हमारे किंग ज़ुआन सेट की हालत अभी के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे किंग ज़ुआन सेट के कुछ डिसेबल्स आज जरूर से यहाँ पे हमारा नाम रोशन करेंगे, जैसे सेट चेंग ज़ुआन जरूर से खुश हो जाएंगे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि किंग ज़ुआन सेट के कुछ डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, आखिर ये पर्सन है कौन है जिन्हें हमारी होली मेडन खुद सर्व कर रही है। जिस पे एक दूसरा डिसेबल वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ये भी सुना है कि होली मेडन रात के अंधेरे में अकेले उससे मिलने के लिए गई थी, और तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर कोई लड़का लड़की रात के अंधेरे में मिलते हैं तो जरूर उन दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ चल रही है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी होली मेडन की कोई कमजोरी उसके हाथ में लग गई हो और होली मेडन ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हो। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लियांग फीफियान भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे खामोश हो जाते हैं और फीफियान को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आइए सीनियर। ये देखकर हम देखते हैं कि फीफियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होने की घंटी भी बजा दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली मेडन यानी कि मिस लिनियन वहाँ पे आगे बढ़कर अनाउंस करते हुए कहती है, किंग ज़ुआन सेट की होली मेडन होने के नाते मैं इस ट्रायल को ऑफिशियली स्टार्ट करती हूँ। और ये कहकर होली मेडन वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक 5 एलिमेंटल एरे को एक्टिवेट कर देती है और सभी लोगों को वहाँ पे बताती है, ये 5 एलिमेंटल एरे हमारे एंसेस्टर छोड़ के गए थे। इस ट्रायल को पास करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे इस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन एरे के 5 डिफरेंट कल्टीवेशन स्टेजेस को पार करना होगा। जो इस फॉर्मेशन में आखिर तक टिक पाएगा उसे ही विजेता माना जाएगा। होली मेडन कैसे कहते ही हम देखते हैं कि वो 5 एलिमेंटल एरे वहाँ पे पूरे की पूरे बैटलफील्ड अरीना को घेर चुका था और जैसे ही होली मेडन वहाँ पे ट्रायल को स्टार्ट करती है तो सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत तेजी के साथ उस 5 एलिमेंटल एरे के अंदर चले जाते हैं, जिनमें फीफियान भी शामिल था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पार्टिसिपेंट को देखते हैं जो कि 5 एलिमेंटल एरे के अर्थ एट्रीब्यूट वाले स्टेज के अंदर चला गया था। वहाँ पे सब कुछ शांत चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अर्थ एट्रीब्यूट बाहर निकलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और अचानक हुए इस हमले से वो पार्टिसिपेंट वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो अटैकों से वहाँ पेट कर जाता है और वो उड़ता हुआ सीधा 5 एलिमेंटल एरे के बाहर जा गिरता है, जिसके साथ ही वो वहाँ पे उस ट्रायल से बाहर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम एक और पार्टिसिपेंट को देखते हैं जो कि वाटर एलिमेंट वाले स्टेज के अंदर चला गया था और जब वाटर एलिमेंट वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है तो वो वहाँ पे अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से खुद को बचा लेता है और खुद को बचाने के बाद अभी वो वहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है जो कि अपनी फायर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे 5 एलिमेंटल एरे से बाहर फेंक देता है, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, ये आग कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये तो मेरी जान ले लेगी, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। अपने इस पार्टिसिपेंट की ऐसी हालत देखकर बेचारी होली मेडन तो अपना सारी पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट से एक एक करके 5 एलिमेंटल एरे से बाहर गिरने लगते हैं, जो देखकर बेचारी होली मेडन वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, अब एंसेस्टर की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जबकि हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रहा था। जबकि 5 एलिमेंटल एरे के अंदर हम लोग फीफियान को देखते हैं जो कि हर एक एलिमेंटल स्टेज का बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा था और फाइनली सब स्टेजेस को पार करते हुए उसे वहाँ पे एग्जिट गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होकर उसकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ भाग के जाने लगा था, पर वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाला था कि हम देखते हैं कि अचानक से अर्थ एलिमेंट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे बाहर फेंक देता है। अब भले उसने वहाँ पे टेस्ट पास तो कर लिया था लेकिन उसकी हालत भी बाकी सभी की तरफ बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सभी चेले वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए उसकी जयकार करना शुरू कर देते हैं, जबकि फीफियान भी वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए मिस लिनियन यानी कि होली मेडन से कहता है, तो कैसा रहा, जिस पे होली मेडन तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, ऐसे टूटे फूटे हुए फॉर्मेशन से भी सिर्फ एक ही इंसान पार हो पाया है, लगता है किंग ज़ुआन सेट के नए डिसेबल्स तो बहुत ज्यादा बेकार है, इन लोगों को अपने साथ बाहर ले जाना अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर होगा। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ बाकी सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फीफियान को चेंग ज़ुआन की ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है,
है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। इस 5 एलिमेंटल एरे को हमारे एंसेस्टर ने बनाया था और इसे आज तक सिर्फ कुछ लोग ही पास कर पाए हैं, और तुम हो कि तुम इसे टूटा फूटा फॉर्मेशन कह रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए होली मेडन से कहता है, ये पर्सन हमारे एंसेस्टर की बेइज्जती कर रहा है, क्या तुम इसे कुछ नहीं कहने वाली, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी। जिस पर हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे कोई जवाब दे पाती, उससे पहले हम देखते हैं कि चैंगज़ोन वहाँ पे एक बार फिर से फ्लेक्स करते हुए कहता है, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, ऐसे टूटे फूटे फॉर्मेशन को तो कोई टैलेंटेड बच्चा ही पार कर लेगा, तुम लोग मानो या ना मानो पर ये बात हकीकत है। चैंगज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फिफियन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि एंसेस्टर का बना हुआ 5 एलिमेंटल एरे कोई बच्चों का खेल है। फिफियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंगज़ोन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और ये कहकर वो जुनर को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहता है, जो सुनकर जुनर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगज़ोन उसे वहाँ पे 5 एलिमेंटल एरे के अंदर जाने का बोल देता है और जुनर भी वहाँ पे खुशी खुशी बिना किसी डर के 5 एलिमेंटल एरे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं एक बच्चे को बिना डरे 5 एलिमेंटल एरे के अंदर जाते हुए देखा तो सभी लोगों की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह चुकी थी। और जब जुनर 5 एलिमेंटल एरे के अंदर इंटर करती है तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स की तरह वो 5 एलिमेंटल एरे वहाँ पे उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, पर चैंगज़ोन ने पहले उसे वहाँ पे उस एलिमेंटल एरे का तोड़ बता दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हर एक स्टेज को पास करती जा रही थी। जो देखा तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ बेचारे फिफियन का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इस 5 एलिमेंटल एरे को इतनी आसानी से पार करती जा रही है। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि जुनर एंसेस्टर चैंगज़ोन के बताए हुए रास्ते की पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को पार करते हुए एग्जिट के पास पहुंच जाती है और अचानक से एग्जिट के पास आके रुक जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन का आखिरी अटैक भी वहाँ पे हो जाता है। और उस अटैक के खत्म होने के बाद जुनर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ 5 एलिमेंटल एरे से बाहर आ जाती है। जो देखा तो बेचारे फिफियन का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ चुका था, उसका मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसके मन में अभी तक भी सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, हाउ कैसे हो सकता है ये, जिस एरे को पार करने के लिए उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसी एरे फॉर्मेशन को एक छोटी सी बच्ची ने इतनी आसानी के साथ पार कर लिया। वहीं हम देखते हैं कि जुनर उस एरे को पार करने के बाद सीधा एंसेस्टर चैंगज़ोन के पास चली जाती है। जो देखकर चैंगज़ोन अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे पूरा समूह बनाते हुए कहता है, इस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन एरे को तो मैंने पंछियों को पकड़ने के लिए बनाई थी, लेकिन ये भी मेरी ही गलती है कि जाने से पहले मैं कोई ढंग की फॉर्मेशन नहीं बना के गया। इसलिए इस बात में कोई भी हैरानगी नहीं है कि तुम लोग इस कचरे जैसी फॉर्मेशन को एक टायर समझ बैठे हो। और ये कहकर चैंगज़ोन वहाँ पे अपने पास एक बुक को बाहर निकाल लेता है, जिसे कंप्लीट बुक ऑफ ग्रेट फॉर्मेशंस कहते हैं। चैंगज़ोन वो बुक होली मेडन को देते हुए कहता है, इस बुक के अंदर हर किस्म के एरे फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से अपनी मर्जी की कोई भी फॉर्मेशन चुन सकती हो। ये 5 एलिमेंटल एरे फॉर्मेशन बेकार है, इसे हटा दो और एक नई फॉर्मेशन लगा दो, बल्कि ये काम मैं ही कर देता हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि ऐसा चैंगज़ोन अचानक से अपने पास को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स उड़ते हुए पीछे होने लगे थे। और देखते ही देखते वहाँ पे बैटलफील्ड अरीना के ऊपर एक बादल आ जाता है, जिसे चैंगज़ोन वहाँ पे कंट्रोल करते हुए 5 एलिमेंटल एरे की सारी पावर को उसके अंदर खींचना शुरू कर देता है। और जैसे उसकी सारी एनर्जी वहाँ पे उस बादल के अंदर चली जाती है तो उसके पीछे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। वहीं चैंगज़ोन की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर तो किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान तो बेचारा फिफियन दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, आज का ट्रायल यहीं पे खत्म होता है और तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर होली मेडन जल्दी से भागकर वहाँ पे एंसेस्टर चैंगज़ोन के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज एंसेस्टर मुझे माफ कर दीजिए, हमारे किंग्सऑन सेट के डिसेबल्स आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। होली मेडन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंगज़ोन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। और ये कहकर चैंगज़ोन अपने मन में कहता है, सच कहूं तो इनका कमजोर होना उतनी बुरी बात भी नहीं है, अगर गलती से वो डीमंस यहाँ पे आ भी जाते हैं तो इतने लोगों को देखकर वो वैसे ही घबरा जाएंगे कि ये लोग किंग्सऑन सेट के डिसेबल्स है, तो जरूर से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे निराश होते हुए कहती है, अगर आप हमें छोड़कर ना गए होते और डीमंस ने हमारे ऊपर हमला करते हुए हमें परेशान ना किया होता तो 5 मेजर सेट्स हमारे ऊपर कभी भी हमला ना कर पाते। एक साथ इतनी मुसीबतें आने और उनका मुकाबला करने की वजह से हमारा किंग्सऑन सेट अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और ये कहकर जब वो सामने की तरफ किंग्सऑन सेट के डिसेबल्स को देखती है तो उन सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। होली मेडन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंगज़ोन अचानक से वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, रुको, अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, डीमन प्रिजन हॉल ने यहाँ पे हमला किया था, पर उसे तो उस समय मैंने खत्म कर दिया था ना। जिस पे हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे उदास होकर जवाब देते हुए कहती है, हाँ वो खत्म हो गया था, लेकिन अब वो लोग वापस आ चुके हैं। होली मेडन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंगज़ोन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, तो अब हम लोग सबसे पहले डीमन प्रिजन हॉल के अंदर ही जाने वाले हैं। और ये कहकर चैंगज़ोन, जुनर और होली मेडन तीनों अपने कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह चैंगज़ोन को वहाँ पे एहसास होता है कि अभी तक भी वो पर्सन उनके ऊपर नजर रख रहा है, जो जानकर चैंगज़ोन के फेस के ऊपर
पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डीमन को अपने रूम के अंदर देखते हैं जो कि एक पोर्टल के थ्रू अपने किसी सीनियर से बात कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि किंग जॉन सेट का लीडर ये चेंग जॉन वापस आ चुका है, पर वो ओल्ड तो वहाँ पे ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आपने ये बकवास बंद करो। आज तक जो कोई भी डिवाइन गॉड रियलम के अंदर क्या है वो कभी भी लौटकर वापस मोटर रियलम के अंदर नहीं आया। जरूर से वो कोई बहरूपिया होगा जो कि चेंग जॉन होने का दिखावा कर रहा है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर भी अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उसके बावजूद भी उस पर्सन को पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अभी तक मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम उस बहरूपे के ऊपर नजर बनाए रखो और जब भी तुम्हें मौका मिले उसे खत्म कर देना। जिस पे हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, पर उसके अंदर मौजूद जो इमॉर्टल पावर है, ऐसी खतरनाक पावर आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो होली सन के ग्रैंड प्लान के बीच में नहीं आना चाहिए। जिस पे हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ओके मास्टर, समझ गया। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डीमन प्रिजन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एसेस्टर चेंग जुआन, होली मेडन और जुना के साथ पहुंच चुके थे और एसेस्टर चेंग जुआन वहाँ पे डीमन प्रिजन हॉल को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतने लंबे समय तक सील रहने के बावजूद भी तुम्हारी अकड़ अभी तक भी खत्म नहीं हुई। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंगियान यानी कि होली मेडन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डीमन प्रिजन हॉल के गेट को ओपन कर देती है, जो कि एक ही झटके के साथ वहाँ पे ओपन हो जाता है और उससे इतना अजीब बुरा निकलता है कि बेचारी जुना तो वहाँ पे घबराते हुए एसेस्टर चेंग जुआन के पीछे चली जाती है। जो देखकर एसेस्टर चेंग जुआन वहाँ पे एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इसका बिहेवियर अभी तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तभी हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे एसेस्टर चेंग जुआन से कहती है, चलिए एसेस्टर, और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डीमन प्रिजन हॉल के अंदर इंटर कर जाते हैं। जहाँ पे जैसे ही वो तीनों इंटर करते हैं तो उस जगह पे हलचल होना शुरू हो गई थी। ऊपर से वहाँ पे जगह जगह पे तलिस्मैन्स लगे हुए थे और ये सारी चीजें मिलकर उस जगह को बहुत ही ज्यादा अजीब बना रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि बेचारी जूनर घबराते हुए कहती है, ये जगह कितनी ज्यादा सुनसान और मनहूस है। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर चेंग जुआन इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बहुत ही कैजुअली आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि कोई अजीब सा क्रिएचर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, जिसका अंदाजा जैसे वहाँ पे चेंग जुआन को होता है तो वो मुस्कुराते हुए पीछे पलट कर देखता है। लेकिन तब तक वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुका था। जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुमने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। और ये कहकर चेंग जुआन पलटते हुए जैसे वहाँ पे दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जूनर और होली मेडन दोनों वहाँ पे से अलग हो चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ देखकर भी चेंग जुआन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम होली मेडन और जूनर को देखते हैं, जिन्हें वहाँ पे एहसास तक भी नहीं हो पाया था कि एसेस्टर चेंग जुआन उनसे अलग हो चुके हैं। होली मेडन आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जैसे ही एक सोट के पास पहुंचती है तो वो उसे देखकर परेशान होते हुए कहती है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, न जाने बार बार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम लोग पहले भी इस जगह पे आ चुके हैं। और ये कहकर जब वो पलट कर अपने पीछे देखती है तो एसेस्टर चेंग जुआन वहाँ से गायब हो चुके थे। जो देखकर वो दोनों वहाँ पे बढ़ाते हुए कहती है, एसेस्टर कहाँ गए आप। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन प्रिजन हॉल एसेस्टर चेंग जुआन को चारों तरफ से कैद करना शुरू कर देता है। जो देखकर एसेस्टर चेंग जुआन भी वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, वही पुरानी चाल, मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टर चेंग जुआन को वहाँ पे ना पाकर जूनर घबराते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर, मुझे डर लग रहा है, क्या ये कोई हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी जूनर वहाँ पे घबराते हुए सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टर चेंग जुआन अपने एक ही पंच के साथ उस दीवार को तोड़कर वहाँ पे आते हुए कहते हैं, घबराओ मत, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है। वहीं एसेस्टर चेंग जुआन को वहाँ पे आते हुए देखकर जूनर जल्दी से भागते हुए जाकर उसे वहाँ पे हका लेती है और चेंग जुआन भी वहाँ पे प्यार से उसके सर को सराहने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो होली मेडन से सवाल करते हुए पूछता है, आजकल किंग जॉन सेट में फॉर्मेशन बनाने के लिए बेसिक हैंड सील क्या है। यानी कि एसेस्टर चेंग जुआन वहाँ पे होली मेडन से फॉर्मेशन बनाने के लिए हैंड सील पैटर्न पूछ रहा था। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली मेडन वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए अपने हाथों को अलग अलग घुमाना शुरू कर देती है और एसेस्टर चेंग जुआन को दिखाती है कि आजकल किंग जॉन सेट के अंदर बेसिक हैंड सील ये है। और सुनो जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, चेंग जुआन उससे कहता है, तुमने अभी गौर से देखा था ना कि इसने क्या किया था। और जुनर जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, वो चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ हमें अपना सर हिलाने लगती है। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे प्यार से उसके सर की पर हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब तुम भी अपने हाथों को वैसे ही घुमाओ और साथ ही साथ अपनी मेरिडियन से पिछुन एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उसे मेरे पीछे पीछे दोहराना। जिसमें हम देखते हैं कि जुनर भी वहाँ पे सबके लिए तैयार हो जाती है
है। तब चेंग जुआन उसे वहाँ पे स्पेल बताते हुए कहता है, बुराई और अच्छाई हमारे अपने कर्म होते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उसे अपनी एनर्जी में फैलने दो। चेंग जुआन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर वहाँ पे अपने हाथों को मूव करते हुए न सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस कर रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो चेंग जुआन का बताए हुए मंत्र भी वहाँ पे पढ़ रही थी। वहीं चेंग जुआन अपना मंत्र आगे बताते हुए कहता है, अच्छाई के रास्ते पे चलो, अच्छाई तुम्हें खुद ही दिखाई देगी। चेंग जुआन के पीछे पीछे हम देखते हैं कि जूनर भी वहाँ पे उस मंत्र को पढ़ने लगती है और जैसे वो वहाँ पे स्पेल को खत्म करती है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर तो बेचारी मिस लिंगियान का वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। और उसके बाद जब वो वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखती है तो वो लोग टेलीपोर्ट होते हुए एक अलग ही जगह पे पहुंच चुके थे। कम से कम अभी के लिए तो उन लोगों को वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मिस लिंगियान वहाँ पे अपने चारों तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि वो लोग टेलीपोर्ट नहीं हुए, बल्कि वहाँ की सारी जगह ही बदल गई है। खैर, उस जगह के बारे में जानने के लिए जैसे मिस लिंगियान वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है, जो देखकर जूनर आगे बढ़ते हुए कहती है, लिंगियान दीदी क्या हो गया आपको। लेकिन ये कहते हुए जैसे ही जूनर वहाँ पे लिंगियान के पास पहुंचती है तो वो भी वहाँ पे उसी की तरफ फ्रीज हो जाती है, जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे मुस्कुराकर नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये जगह और इसकी ये घटिया ट्रिक से। और जैसे चेंग जुआन आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे फ्रीज नहीं होता। तभी वहाँ पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे ओर से अफेक्टेड होते हुए अपनी जगह पे फ्रीज क्यों नहीं हुए। उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, तुम गैस क्यों नहीं करती। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से बाहर आकर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मैंने कहा ना सीधा सीधा बताओ मुझे, वरना तुम्हें मार मार के उगलवाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन उसे फिर भी नहीं बताता, जो देखकर वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस आवाज कैसा कहती है हम देखते हैं कि मिस टेंग यूजू, जो कि एक स्पिरिट शिफ्ट बॉडी थी और साथ ही साथ कोर फॉर्मेशन रियल्म की मिड स्टे में थी, वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर चेंग जुआन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि चेंग जुआन जंप करता हुआ दूसरी साइड पे चला गया था, जो देखकर एक पल के लिए तो बेचारी मिस टेंग यूजू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो वहाँ पे हार नहीं मानती और अपने पास एक और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद अब वो वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज करते हुए दो स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी। पर वो बेचारी जितनी ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा रही थी, उसका चेंग जुआन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि चेंग जुआन तो उसके हमलों को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करता जा रहा था। वहीं बेचारी मिस लिंगियान और जूनर दोनों ये सब कुछ देख तो पा रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को मिलाकर एक स्लैश अटैक से चेंग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन बहुत ही कूल तरीके के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए एक टेबल के ऊपर जाके बैठते हुए कहता है, यकीन नहीं होता तुम अभी तक भी इतनी ज्यादा हॉट टेम्पर्ड हो, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत ठंडा हो गया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन की ये बातें मिस टेंग यू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर चेंग जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, कमीने इंसान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे एक बार फिर से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर आते हुए अपने फिंगर को एक हल्का सा झटका देते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरती है। इसके साथ मिस लिंगियान और जूनर दोनों वहाँ पे आजाद हो जाती हैं और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे पीछे की तरफ एक फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसने वहाँ पे मिस टेंग यू को बड़ी बड़ी चेस के अंदर जगह रखा था। और अचानक से वहाँ पे चिल्लाते हुए चेंग जुआन से कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार मुझे आजाद करके देखो, उधर आज मैंने तुम्हें यहाँ पे खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी टेंग यू नहीं। टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी, और क्या तुमने वाकई में मुझे अब तक नहीं पहचाना या बस ना पहचाने का नाटक कर रही हो। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बस आवाज ही उसकी तरह है, बाकी तुम्हारा हुलिया बिल्कुल अलग है। इस पे हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे डूबकर उसके पास आते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो, जिस पे मिस टेंग यू गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। मिस टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, कौन सा हस्बैंड, कौन है तुम्हारा हस्बैंड। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू जब उसे वहाँ पे गौर से देखती है तो उसे वहाँ पे वही पुराना ऑरा फील होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चेंग जुआन को कोई भी जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप उसे बस देखे ही जा रही थी। ये देखकर चेंग जुआन वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे आजाद करवा देता है, जो कि जैसे वहाँ पे आजाद होती है तो एक ही झटके के साथ आगे बढ़कर वहाँ पे चेंग जुआन को हक करते हुए कहती है, तुम फाइनली वापस आ ही गए, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे, जाते जाते मुझे इस डीमन प्रिजन हॉल के अंदर क्यों बंद करके गए थे, नहीं जानते मैंने यहाँ पे तुम्हारा कितने सालों तक इंतजार किया है, मेरी लाइफ के सबसे अच्छे सालों को तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मिस टेंग यू कैसा कहते कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पे एक बच्चे में बदलना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो लगातार वहाँ पे चेंग जुआन से शिकायत करते हुए रोने लगी थी और अचानक से वहाँ पे खुद को संभाल कर वो वहाँ पे चेंग जुआन को देखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा ये लुक कैसे बदल गया। जिस पे हम देखते हैं कि चेंग जुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बॉडी को रीबिल्ड भी किया था, और सिर्फ इतना ही नहीं मैं तो डिवाइन गॉड रियल्म से भी हो आया था। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है।
है तुम पक्का वहाँ पे लड़के ढूंढने के लिए गए होगे ताकि तुम रोमांस और मजे कर सको, और सिर्फ मुझे जलाने के लिए तुम इन दोनों लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आए हो। और ये कहकर तुम टेंग्यू वहाँ पे और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जो देखकर मिस लिंगयान और जुनर दोनों वहाँ पे आगे बढ़कर उसे समझाते हुए कहती है जरूर से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू तो उनकी बात ही नहीं सुनती, वो लगातार बस वहाँ पे रो ही जा रही थी, जो देखकर चेंग जॉन वहाँ पे उससे कहता है एक बार उनकी बात तो सुन लो। जिस पे मिस टेंग्यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम मुझे पीछे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, और वो भी बंद करके। मिस टेंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जॉन उसे वहाँ पे पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है अगर मैं तुम यहाँ पे बंद करके ना गया होता तो तुम अपनी अजीब सी हरकतों और बॉडी शिफ्ट के चलते चारों तरफ तबाही मचा देती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अगर तुम ये सब ना करती तो कोई तुम्हें पकड़ लेता और तुम्हें पकड़ते हुए अपना कल्टीवेशन वेसल बना लेता। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे बंद करके क्या था, और इस सब के बावजूद भी तुम हो कि तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। चेंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है मुझे किसी का कोई डर नहीं है, अगर कोई मुझे अपना कल्टीवेशन बनाने के लिए मेरे पास आता भी तो मैं उसे खत्म कर देती। और अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, आगे से तुम जहाँ कहीं पे भी जाओगे मुझे अपने साथ लेके जाओगे, वरना मैं भूत बनते हुए सारी जिंदगी तुम्हें परेशान करती रहूंगी और तुम कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मिस टेंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जॉन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, और वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया था। चेंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, क्योंकि न जाने वो कितने ही सालों के बाद डीमन प्रिजन से बाहर निकलने जा रही थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को किंग जॉन सेट के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को एक जायंट बर्ड देखने को मिलती है, जिससे चेंग जॉन अपने साथियों के साथ किसी दिशा की तरफ निकल रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिस लिंगयान वहाँ पे सेट चेंग जॉन को बताती है सेट के अंदरूनी सारे मामूलात सेटल हो गए हैं, तो अब हम लोग बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। वही हम देखते हैं कि जूनर उस जायंट बर्ड को देखकर हैरान होते हुए कहती है ये तो जायंट गोल्डन विंग बर्ड है। इस दौरान हम लोग वहाँ पे एक मोटा को देखते हैं जो कि सेट चेंग जॉन और उसके साथियों को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है ये लोग तो बीस्ट वैली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब, और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी गहरी सोच में चला गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग चेंग जॉन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि वाकई में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए बीस्ट वैली में पहुंच चुके थे। बीस्ट वैली को देखकर मिस टेंग्यू वहाँ पे आगे बढ़ती हुए चेंग जॉन से कहती है ये तो वही जगह नहीं है जहाँ पे तुमने डिमंस को मारते हुए भगाया था, तुम हमें लेकर यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे चेंग जॉन उसे जवाब देते हुए बताता है कि मैं जब किंग जॉन सेट के अंदर वापस आया था तो जीजू हाल के एल्डर्स ने वहाँ पे हमारे ऊपर हमला किया था और वहाँ पे हमारा मुकाबला एक जायंट पाइथन बीस्ट के साथ हुआ था, और जाते हो तुम लोग वो पाइथन बीस्ट कहाँ से भागा था, इसी बीस्ट वैली से। मुझे लगता है इस वैली के बीस्ट डिमंस के साथ मिले हुए हैं। चेंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू भी हैरान होते हुए कहती है यकीन नहीं हो रहा, जीजू हाल ने बीते कुछ सालों में इतना सब कुछ कर दिया है। मिस टेंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जॉन भी वहाँ पे उसके यहाँ मिलाते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, दिन बीते सालों में मैं यहाँ पे नहीं था, इन बीते कुछ सालों में जीजू हाल ने अपने पंख को ज्यादा ही फैला लिए हैं, तो अब समय आ गया है उनके पंखों को काटने का, और उनके पंख काटने के साथ साथ मैं यहाँ पे जूनर के लिए कुछ फाउंडेशन बेस्ड मटेरियल भी ढूंढ लूंगा। चेंग जॉन कैसे कहती है हम देखते हैं कि वो गोल्डन विंग बर्ड उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जबकि चेंग जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, वो वहाँ पे चेंग जॉन का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि नीचे की तरफ वैली के कुछ डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि सभी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में थे, जो कि चेंग जॉन और उनके साथियों को देखकर वहाँ पे घुरा रहे थे। जो देखकर चेंग जॉन वहाँ पे मिस टेंग्यू की तरफ देखते हुए कहती है वो, जिस पे हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी कई साल गुजर गए, मैंने किसी को मौत के घाट नहीं उतारा, पर जब मैं इन सभी को खत्म करके आऊंगी तो तुम्हें मुझे एक बहुत बड़ा रिवार्ड देना होगा। और ये कहकर मिस टेंग्यू बॉडी शिफ्ट स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से बड़ी हो जाती है और अपनी सोर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे डीमंस से कहती है एक कमीने डीमंस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो अपनी दोनों सोर्स के साथ वो डेमोनिक बीस्ट के बीचों बीच जंप लगा देती है और उसके बाद अपनी सोर्स के अंदर अपनी फ्लेम एनर्जी को इंजेक्ट करते हुए उन डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देती है। उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी डेमोनिक बीस्ट आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करती जा रही थी, और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो काफी सारी डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि चेंग जॉन, जूनर और मिस लिंगयान के साथ वैली के अंदर आ जाते हैं, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डेमोनिक बीस्ट अपनी तादाद को बढ़ाते हुए मिस टेंग्यू को वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे। जो देखकर मिस टेंग्यू वहाँ पे अपनी सोर्स को बहुत ही तेजी के साथ घुमाना शुरू कर देती है और ब्लेसिंग व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर टोर्नेडो बनाकर एक ही बार में उन सभी डेमोनिक बीस्ट को वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है। जो देखकर जूनर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही हम देखते हैं कि मिस टेंग्यू फ्लेक्स करते हुए कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे सच कहूँ तो मुझ में अब भी बहुत ज्यादा दम है जैसे पहले हुआ करता था। और इसी के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मिस टेंग यू को ही देखते हैं, जो कि फ्लेक्स करते हुए कहती है, देखा तुम लोगों ने मेरा कमाल, हूं ना मैं अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल। मिस टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये नहीं सुधरने वाली। और ये कहकर चेंग ज़ोन वहाँ पे उन सभी मरे हुए डीमंस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उन सभी की डीमन कोर्स को बाहर निकाल लेता है और उन्हें रिफाइन करते हुए अपने पास रखते हुए कहता है, चलो वैली के आगे हमें और भी कमाल की चीजें मिलने वाली है। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे वैली में और भी डीप जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन लोगों को वहाँ पे बैटल्स के काफी सारे ट्रेसेस दिखाई दे रहे थे, जो देखकर मिस लिंग यान अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, लगता है ये सब कुछ इन डीमंस के आपस में लड़ने की वजह से हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बाहर हमारा मुकाबला जिन डीमन बीस्ट के साथ हुआ था, एक तो वो बहुत ज्यादा भूखे लग रहे थे और ऊपर से बहुत ज्यादा जीबीबीएफ कर रहे थे, जिसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। शायद ये सब कुछ जी यू हाल ही कर रहा होगा ताकि वो इन डीमंस की भूख को और भी ज्यादा बढ़ा सके, जिसके बाद ये डिमोनिक बीस्ट एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दे। और अभी चेंग ज़ोन वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ से उन लोगों को वहाँ पे किसी की गुराने की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर मिस लिंग यान वहाँ पे सावधान होते हुए अपनी सोड को बाहर निकाल लेती है। जबकि हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे केयरलेस होकर चुपचाप आगे बढ़ने लगा था। और जब वो आगे जाकर देखता है तो वहाँ पे दो कोर फॉर्मेशन रियलम के बीस्ट एक दूसरे को घुराते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके थे। और उन दोनों ही डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर चेंग ज़ोन वहाँ पे कुछ सोचने लग जाता है। जबकि जैसे ही डिमोनिक बीस्ट की नजर चेंग ज़ोन और उसके साथी के ऊपर पड़ती है तो वो आपस में लड़ना छोड़कर धीरे धीरे चेंग ज़ोन के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर चेंग ज़ोन वहाँ पे मुस्कुराते हुए मिस लिंग यान से कहता है, लिंग यान अब की बार तुम जाकर इन डिमोनिक बीस्ट के साथ क्यों नहीं खेलती। चेंग ज़ोन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि लिंग यान जल्दी से वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकाल कर उन डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस टेंग यू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि चेंग ज़ोन ने अब की बार किसी और को मौका दे दिया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंग यान को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो दोनों डिमोनिक बीस्ट भी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे अपनी कमाल की स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट का मुकाबला करते हुए उन्हें काफी कड़ी टक्कर देने लगती है। पर क्योंकि एक तो वो डिमोनिक बीस्ट तादाद में दो थे, ऊपर से वो कोर फॉर्मेशन रियलम में थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर वहाँ पे धीरे धीरे मिस लिंग यान के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। और इस बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर एक डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मिस लिंग यान की आंखों में धूल झोंक देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे डिमोनिक बीस्ट आगे बढ़ते हुए अचानक से वहाँ पे मिस लिंग यान के ऊपर हमला कर चुका था। लेकिन एंड समय पे हम देखते हैं कि उसके अटैक को रोकने के लिए मिस लिंग यान भी अपनी सोड को आगे कर देती है। इस बीच हम देखते हैं कि दूसरा डिमोनिक बीस्ट लिंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मुंह में फ्लेम को इकट्ठा करने लगा था, जो देखकर चेंग ज़ोन उसे वहाँ पे गाइड करते हुए कहता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ अटैक करो और दूसरे अटैक को रोकने के लिए अपने वाटर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लो। चेंग ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। और सिर्फ चेंग ज़ोन के गाइड करने की वजह से ही हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे एक साथ उन दोनों डिमोनिक बीस्ट के हमलों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन उसे वहाँ पे अपना फायर आर्ट इस्तेमाल करने के लिए कह देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस लिंग यान वहाँ पे उन दोनों डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन उसे वहाँ पे गाइड करते हुए कहता है, अब वाटर और फायर दोनों को एक साथ मर्ज करो और सीधा उस डिमोनिक बीस्ट के दिल के ऊपर वार करो। चेंग ज़ोन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। और अब की बार वो अपने एक ही अटैक में उस डिमोनिक बीस्ट को मौत के घाट उतार चुकी थी, लेकिन अभी तक भी एक डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे बचा हुआ था, जो देखकर चेंग ज़ोन वहाँ पे उससे कहता है, अब की बार अपने सोड इंटेंट को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हुए 5 थंडर आर्ट को उसके अंदर डालो और दूसरे डिमोनिक बीस्ट के गले के ऊपर अटैक करते हुए उसे एक ही बार में खत्म कर दो। चेंग ज़ोन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है और इस बार भी वो पहले की तरह अपने एक ही अटैक में उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर देती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो डिमोन बीस्ट भी वहीं पे खत्म होते हुए उसकी मैजिक कोर भी वहीं पे गिर जाती है। जबकि उन दोनों डिमोनिक बीस्ट को मारने के बाद मिस लिंग यान तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था 10 एब्सोल्यूट स्वॉर्ड की आर्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा और इसका इस्तेमाल करते हुए 2 एलिमेंटल यानी वाटर एंड फायर को आपस में मर्ज भी किया जा सकता होगा। मिस लिंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे आगे बढ़कर उन मैजिक कोर्स को उठाते हुए उससे कहता है, अर्थ, हेवन और ऐसी हजारों चीजें एक दूसरे को मिलकर बनाती हैं। 10 एब्सोल्यूट स्वॉर्ड की आर्ट एक बहुत ही ज्यादा कमाल की स्किल है, जिसे सिर्फ तभी सही तरह से समझा जा सकता है जब हेवन एंड अर्थ मिलकर किसी चीज को बना रहे हो या फिर खत्म कर रहे हो। अगर तुम एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस आर्ट की प्रैक्टिस करती रहती तो तुम कभी भी इस स्किल की ट्रू पावर को नहीं जान पाती। चेंग ज़ोन की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंग यान को तो वहाँ पे मुंह ही खोला का खोला रह गया था, पर जल्दी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ऐसा चेंग ज़ोन को ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, ग्रैंड मास्टर मैं आपकी ये सारी बातें याद रखूंगी। खैर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे सामने की तरफ किसी के लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो देखकर चेंग ज़ोन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है असली शिकार आगे है, चलो अच्छा ही हुआ, हमें उसे ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन की ये बात उस बीस्ट को ज्यादा पसंद नहीं आती। वो गुस्से से वहाँ पे घुरा कर आते हुए कहता है, आखिर तुम मामूली से कीड़े खुद को समझते क्या हो, मैं कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज के एक बीस्ट
किंग हूँ, तुम्हारे जैसे किंग्स ऑन सेट के एक मामूली से कल्टीवेटर को तो मैं ऐसे ही कच्चा चबा जाऊंगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे चेंग जुआन के साथ साथ इतने सारे लोगों को देखकर वो खुश होते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। लेकिन ये कहते कहते जब वो वहाँ पे चेंग जुआन को गौर से देखता है तो वो अचानक से वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम तो चेंग जुआन हो ना? फाइनली हेवन ने मेरी सुन ही ली और तुम्हें मेरे सामने भेज दिया ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। बीस्ट किंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे चेंग जुआन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक झटका लगता है, जबकि चेंग जुआन उस बीस्ट किंग को देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम हो कौन? चेंग जुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बीस्ट किंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कमीने इंसान, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया था? जीजी क्लैन में तुमने मेरे पूरे की पूरे क्लैन को वहाँ से भगा दिया था और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लाते हुए कैद कर दिया था। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? बीस्ट किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे अपने दिमाग पे जोर देने के बाद अचानक से कुछ याद करते हुए कहता है, ओ हाँ याद आया, तो तुम उस गंजे कुत्ते के पिल्ले हो जो कि उस समय तुम लोगों को राजा हुआ करता था। खैर क्योंकि तुम डिमोनिक बीस्ट का काम ही खून खराबा करने का था तो इसलिए मैंने आम लोगों को बचाने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे लाके कैद कर दिया था। पर अब क्योंकि तुम लोगों ने डीमस का साथ देते हुए जीयू हाल के साथ हाथ मिला लिया है तो इस बार मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए तुम लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब तुम लोगों के ऊपर रहम दिखाने का कोई फायदा नहीं है। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बीस्ट किंग वहाँ पे अचानक से जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। मेरा अपना क्लैन अब तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ऊपर से जीयू हाल भी हमें सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमारी ताकत अब दुगनी हो चुकी है, जिसके चलते आज मैं तुम में से यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं जाने देने वाला। और तुम्हें खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा ह्यूमन क्लैंस की तरफ और वहाँ पे भी सभी को खत्म कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें खत्म करना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने बड़े से क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन अपने साथियों के साथ जंप करते हुए वहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके बाद वो वहाँ पे मिस लिंग यान और मिस टेंग यू दोनों को आदेश देते हुए कहता है, जाकर जरा इस मोस्टर के साथ थोड़ा बहुत खेलो। चेंग जुआन कैसा कहती है हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपने अपनी सोर्ट्स को बाहर निकालते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर बीस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही अग्रेसिवली उस बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारी मिस लिंग यान को तो वहाँ पे अटैक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मिस टेंग यू लगातार सोर्ड स्लेसेस का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट किंग के ऊपर अटैक किए जा रही थी। पर परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके हमलों का बीस्ट किंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। भी हम देखते हैं कि मिस लिंग यान दोबारा से वहाँ पे मिस टेंग यू के पास आते हुए कहती है, मिस टेंग यू मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही हूँ। जिसपे मिस टेंग यू उससे डरते हुए कहती है, तो तुम मेरे रास्ते में आ क्यों रही हो? अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि बीस्ट किंग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे इस बात का एहसास मिस टेंग यू को होता है तो वो जल्दी से वहाँ पे मिस लिंग यान को धक्का देते हुए खुद को और उसे बचा लेती है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस टेंग यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे अपनी दोनों सोर्ट्स को बाहर निकालते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश की। और ये कहकर मिस टेंग यू वहाँ पे गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर तो मिस लिंग यान भी वहाँ पे उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन दोनों के कंबाइन अटैक के बावजूद भी बीस्ट किंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, किंग जुआन सेट के तुम कीड़ों को क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? और ये कहकर वो वहाँ पे एक पाफे से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और चेंग जुआन जो कि वहाँ पे बैठे सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे उन दोनों को उस बीस्ट किंग के ऊपर कंबाइन अटैक करने के लिए कह देता है। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ते हुए कंबाइन अटैक के साथ उसके ऊपर हमला करती है तो अब के बाद बीस्ट किंग को भी वहाँ पे थोड़ी बहुत चोट लगती है, जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे दोनों की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे। और उसके बाद वो मिस लिंग यान को वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो बनाने को कहता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो मिस टेंग यू को वहाँ पे अपनी फायर शॉट स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने को कहता है। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। और अब की बार वाले उनके कंबाइन अटैक के साथ तो वो बीस्ट किंग अनकॉन्शियस होकर वहीं पे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, जीयू हाल मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे जीयू हाल की एक डार्क टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ डार्क कोरा फैलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते वो डार्क कोरा वहाँ पे पूरी बीस्ट वैली के अंदर फैल जाता है। और उस डार्क कोरा की चपेट में वहाँ पे जो कोई भी बीस्ट आ रहा था वो खत्म होता जा रहा था और उसकी डिमोनिक कोर उड़ते हुए सीधे वहाँ पे बीस्ट किंग के पास आ रही थी। इस तरह देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारी बीस्ट की कोर्स उड़ते हुए सीधे बीस्ट किंग के पास आने लगती है, जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग है। तो ये यहाँ पे बीस्ट वैली के सभी बीस्ट की कोर्स को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा है। वही हम देखते हैं कि बीस्ट किंग एक साथ उन सभी डीमन कोर्स की पावर को ऑब्जर्व करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एक साथ ही वहाँ पे बीस्ट किंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मिस टेंग यू के साथ साथ मिस लिंग यान भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चली जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बीस्ट किंग वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए टेंसेंस और रियला में पहुंच चुका था, जो देखकर वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जीयू हाल की इस टेक्निक में वाकई बहुत ज्यादा दम है। और ये कहकर बीस्ट किंग
किंग वहाँ पे इन सभी को धमकी देते हुए कहता है तुम सभी अब यहाँ पे मरने वाले हो, तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो वहाँ पे एक जोरदार ढाल मारते हुए जैसे मिस लिंगियन और मिस टेंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी हम देखते हैं कि अचानक से चेंग ज़ोन वहाँ पे उसके बीच आ जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस बीस्ट किंग का अटैक चेंग ज़ोन के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उल्टा वो वहाँ पे खुद ही खिसकते हुए थोड़ा बहुत पीछे चला गया था। और तभी हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर लगाई हुई फास्ट सील को अनलॉक कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उस बीस्ट किंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होती है कि वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। लेकिन जब वो पावरफुल फोर्स वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि वो बीस्ट किंग वहाँ पे चेंग ज़ोन के अटैक को रोक चुका था, जिसके बाद वो वहाँ पे जोर से हंसकर चेंग ज़ोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने यहाँ पे रहकर हजारों सालों तक खुद को कल्टीवेट किया है और आज मुझे लग रहा है कि मेरे हजारों सालों की कल्टीवेशन बेकार नहीं गई। फाइनली आज मैं तुम्हें हेड टू हेड टक्कर दे पा रहा हूँ, अब तुम चाहकर भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है बेवकूफ कहीं के, अपनी ये बकवास बंद करो। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारी बॉडी के कौन से हिस्से पे अटैक करूँ ताकि तुम्हारी डीमन कोर न खत्म हो जाए, इसलिए मैंने अपने पंच को रोक लिया था, क्योंकि अगर मेरा पंच तुम्हें लग जाता तो तुम्हारी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती। और ये कहकर चेंग ज़ोन अपनी फिंगर को हल्का सा झटका देकर जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि बीस्ट किंग की बॉडी में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस बीस्ट किंग की बॉडी वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। ये थी चेंग ज़ोन की पहली सील की पावर। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेंग ज़ोन कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। खैर उस बीस्ट के मत साथ ही उसकी डीमन मैजिक कोर खुद ब खुद ही उड़ते हुए चेंग ज़ोन के हाथों में आ जाती है, जो देखकर चेंग ज़ोन मुस्कुराते हुए कहता है तो इसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट सील का इस्तेमाल करना ही पड़ा। और ये कहकर चेंग ज़ोन दोबारा से अपनी सी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अपनी फर्स्ट सील को लॉक कर देता है। जबकि ये सब कुछ देखकर मिस टेंग यू वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो जल्दी से भागते हुए जाकर चेंग ज़ोन के गले लग जाती है और उसकी तारीफें करते हुए कहती है मेरे हस्बैंड तुम कितने ज्यादा कमाल के हो, मुझे तो लगा था कि हजारों साल गुजर जाने के बाद तुम्हारी हड्डियों को जंग लग गया होगा, पर तुम तो अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन उससे कहता है कि नीचे उतरो और बार बार मुझे हस्बैंड मत कहा करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मिस टेंग यू तो वहाँ पे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, जो देखकर जुनर और मिस लिंगियन की धुआं से ही छूट जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेस्टर चेंग ज़ोन जुनर, मिस लिंगियन और मिस टेंग यू के साथ बीस्ट वैली के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे उनका मुकाबला बीस्ट किंग के साथ होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिस लिंगियन और मिस टेंग यू मिलकर भी वहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ऊपर से बीस्ट किंग जी यू हॉल पैलेस की एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसेस्टर चेंग ज़ोन को वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए बीच में आना पड़ता है, पर वो सिर्फ अपनी एक फिंगर के अटैक से ही उसका खत्म कर देते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बीस्ट वैली के अंदर ही एक फॉरेस्ट रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेस्टर चेंग ज़ोन जुनर की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए उसे लेकर वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन वहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि बेचारे जुनर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तब के एसेस्टर चेंग ज़ोन जाकर उस रिवर के ऊपर बैठने के लिए कह देते हैं। एसेस्टर चेंग ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस रिवर के ऊपर बैठने की वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही थी। इवन वो वहाँ पे ठंड के मारे कांप रही थी, जो देखकर एसेस्टर चेंग ज़ोन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं घबराओ मत और सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो और उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैलने दो। कोशिश करो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी मरीडियन से होते हुए अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैलाने की। एसेस्टर चेंग ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे इसी काम में लग जाती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर चेंग ज़ोन अपने 4 एट्रीब्यूट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब जुनर भी वहाँ पे सक्सेसफुली अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करवा पा रही थी। जो देखकर एसेस्टर चेंग ज़ोन अपने हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट लगा देते हैं और अपना थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हुए रिवर के बीचों बीच एक बोतल बना देते हैं। उस स्पेस टाइम क्रैक बोतल के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था और ऊपर से वो ऑरा वहाँ पे 4 एलिमेंट की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हर एक एलिमेंट की पावर इकट्ठा होते हुए एक एक बीस्ट का रूप लेना शुरू कर देती है और इस तरह देखते ही देखते वहाँ पे 4 डिवाइन बीस्ट बन जाते हैं, जो कि आते साथ ही वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जंगल वहाँ पे हिलने लगा था। इवन उन 4 डिवाइन बीस्ट को देखकर मिस लिंगियन की
तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो लेजेंडरी फोर्थ डिवाइन बीस्ट है। मिस लिंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये ओरिजिनल डिवाइन बीस्ट नहीं है, बल्कि उनके ब्लड का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन ने यहाँ पे उनकी स्पिरिट्स को बुलाया है। और ये कहकर मिस टेंग यू वहाँ पे चेंग जुआन से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन लियर, तुम्हें इन लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट का ब्लड कहाँ से मिल गया था? मिस टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, जब तुम डीमन प्रिजन हॉल के अंदर कैद थी, उसी समय ये चारों डिवाइन बीस्ट भटकते हुए चेंगजू सिटी में आ गए थे और इस मौके का फायदा उठाकर डीमंस ने इन चारों डिवाइन बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके चलते डीमंस इन चारों बीस्ट को कंट्रोल करते हुए चेंगजू सिटी के अंदर तबाही मचाने लगे थे। इसलिए उस समय मैंने बीच में आते हुए इन चारों को खत्म कर दिया था और इनके ब्लड को अपने पास रख लिया था, ऐसे ही कि शायद कभी काम आ जाए। और देखो, आज उनका ब्लड वाकई में ही काम आ रहा है। ऐसे चेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या तुमने फोर डिवाइन बीस्ट को भी मार रखा है? और ये कहकर तो वो वहाँ पे बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो और ऊपर से तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम्हें इस बात से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था। और यही बात तुम्हें बाकी लोगों से खास बनाती है, जहाँ पे बाकी सभी लोग अपनी पूरी लाइफ में डिवाइन बीस्ट को देख तक नहीं पाते। हमने ऐसे ही रास्ते में चलते हुए इन चारों डिवाइन बीस्ट को खत्म कर दिया था। इससे भला और ज्यादा कमाल की बात क्या ही हो सकती है? लेकिन हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़कर उन चारों डिवाइन बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो ब्लड ड्रॉप सीधा जुनर के सोल सीरियलम के अंदर भेज देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो चारों लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट भी वहाँ पे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए सीधा जुनर के पास चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके चारों तरफ घूमने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि जुनर की बॉडी भी धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगती है। और इस बीच हम देखते हैं कि उन बीस्ट की सारी पावर धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी और जैसे जैसे वो पावर जुनर की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि जुनर का पूरा रूप भी वहाँ पे बदलने लगा था। तो तभी देखते ही देखते उसकी बॉडी से एक साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका मतलब था कि वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुकी थी और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ फाइनली वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाती है, जो देखकर मिस टेंग यू भी हैरान होते हुए कहती है, ओह, ये तो अपने ब्रेक थ्रू के साथ बड़ी भी हो गई है। इवन मिस लिंग यान भी हैरान होते हुए कहती है, आज तक मैंने किसी को एक साथ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू करते हुए कभी नहीं देखा, ये वाकई में ही अनबिलीवेबल है। वह जुनर जो कि अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद धीरे धीरे नीचे जमीन पे आ रही थी, वो भी वहाँ पे अपना बदला हुआ रूप देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जबकि ये सब कुछ देखकर एसेटर चेंग जुआन वहाँ पे लोगों को बताते हैं, स्पिरिचुअल रूट का वर्ड पौधों के बड़े होने से लिया गया है। मिसाल के तौर पर जुनर के पास एक ट्विन सोल बॉडी है, जिसे तुम लोग एक फ्रूट की तरह समझ सकते हो। जैसे एक फ्रूट धीरे धीरे बड़ा होता है, इसी तरह से स्पिरिचुअल रूट भी धीरे धीरे करके बड़ी होती है और ऊपर से इसे सही तरीके के साथ बड़ा करने के लिए इसे सही न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ते हैं। और आज जब इसकी स्पिरिचुअल रूट को सही न्यूट्रिएंट्स मिले तो ये एक साथ ही इतनी ज्यादा ग्रो कर गई। एसेटर चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे कहती है, ओह, तो ऐसी बात है। और ये कहकर वो वहाँ पे चेंग जुआन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, देखो डियर हस्बैंड, मुझे भी मेरी अडल्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए तुम कुछ भी करके मेरी भी मदद करो। अब मैं और ज्यादा समय तक बच्चा नहीं रहना चाहती, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने अडल्ट फॉर्म में बदलना चाहती हूँ। मिस टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, अगली बार मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पे हम देखते हैं कि टेंग यू गुस्सा होते हुए कहती है, अगली बार तुम्हारी अगली बार कभी भी नहीं आती, मैं कह रही हूँ मेरी अभी मदद करो। और ये कहकर वो वहाँ पे चेंग जुआन के साथ लड़ना शुरू कर देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंग यान आगे बढ़कर जुनर को अपना एक नया ड्रेस पहना देती है, जिसमें वो बिल्कुल मिस लिंग यान की ही तरह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। खैर तभी वो वहाँ पे आगे बढ़कर एसेटर चेंग जुआन के पास आते हुए कहती है, बिग ब्रदर, आप मुझे फाइट करना कब सिखाओगे? मैं भी मिस टेंग यू और लिंग यान की तरह पावरफुल बनना चाहती हूँ। जुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम बस मुझे मिस चेंग जुआन कहकर बुलाओ, उसके बाद तुम्हें सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इससे आगे टेंग यू वहाँ पे कुछ भी कह पाती, उससे पहले हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे उसके सर के ऊपर टपली बचाते हुए उसे वहाँ पे खामोश करवा देता है, जो देखकर टेंग यू गुस्सा होते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पे टेंग जुआन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। और ये कहकर वो वहाँ पे जुनर से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग प्लान है, आज मैं तुम्हें यहाँ पे एयर फॉर्मेशंस बनाना सिखाऊंगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि चेंग जुआन अचानक से टेलीपोर्ट होता वो रिवर के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो वहाँ पे लोगों से कहता है, अब मेरी बातें और मुझे वो से देखना। लोग कहते हैं कि एयर फॉर्मेशन बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर को होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर जिस तरह का एट्रीब्यूट होगा, तुम्हारा फॉर्मेशन एरे भी उसी एट्रीब्यूट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, तुम्हारा बनाया हुआ एरे फॉर्मेशन भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात कहीं ना कहीं सच तो है, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत नहीं है। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, एरे फॉर्मेशन को बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर को होना जरूरी नहीं है, तुम लोग हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए भी एरे फॉर्मेशन को बना सकते हो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि एसेटर चेंग जुआन वहाँ पे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होने लगा था कि मिस लिंग यान और मिस जुनर के लिए तो वहाँ पे कलर रैप करना भी मुश्किल होता जा रहा था। और जैसे जैसे चेंग जुआन वहाँ पे एरे फॉर्मेशंस बना रहा था, हम देखते हैं कि उसके एरे फॉर्मेशंस अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो देखकर मिस लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, एसेटर चेंग जुआन तो इस दुनिया में मौजूद हर तरह
की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अगर मेरे हस्बैंड सीरियस हो जाए तो खुद हेमंत भी उनके सामने नहीं टिक सकता। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर चैंग अपने एयर फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर आग लगा चुका था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कुछ खत्म करने के बाद टेलीपोर्ट होकर सीधा मिस जूनर के सामने पहुंचते हुए कहता है, तुम्हारी अभी की कैपेसिटी को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अभी के लिए हेमंत एंड अर्थ की एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले खुद को समझना होगा कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज है और साथ ही साथ तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये कहकर इंस्पेक्टर चैंग वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का एक छोटा सा टुकड़ा सीधे उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं और उसकी ट्विन बोन फिजिक को बाहर निकालते हुए उसे बताते हैं, तुम्हारे पास तो ट्विन बोन फिजिक का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ट्विन बोन फिजिक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम अपने जन्म के साथ ही 2 तरह के एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकती हो, यानी कि अब तुम्हें सिर्फ 3 तरह के और एलिमेंट को सीखना है और अपने इन दोनों एलिमेंट की पावर्स को आपस में मर्ज करके भी तुम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। और हाँ, तुम्हारी जैसी ट्विन बोन फिजिक एयर फॉर्मेशन सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक बुक को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे जूनर को देते हुए कहता है, एक बार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो उस समय अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इस बुक को मैंने ऐसे ही लिख दिया था। इस बुक के अंदर तुम्हें हर तरह के छोटे और बड़े एरिस देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बुक को अपने पास रखो और इसे अच्छी से स्टडी करना। और ये कहकर चैंग वहाँ पे मिस लिंग यान से कहता है, लिंग यान तुम्हें भी इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस लिंग यान भी वहाँ पे खुश होकर इंस्पेक्टर चैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, ओके इंस्पेक्टर, जैसा आप कहें। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां अपनी प्रैक्टिस में लग जाती हैं। यहाँ पे मिस लिंग यान कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज में थी और वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए जूनर के साथ फाइट कर रही थी, जबकि हम देखते हैं कि जूनर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुकी थी और वो वहाँ पे अपने एयर फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट बैक कर रही थी। जो देखकर चैंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, जूनर काफी जल्दी आगे बढ़ रही है, बहुत ही कम समय में वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम से होते हुए कोर फॉर्मेशन रियलम में पहुंच चुकी है। सच कहूँ तो ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ 5 ग्रेट सेट्स को हरा सकते हो बल्कि उसी के साथ साथ उन्हें दोबारा से एक साथ जोड़ भी सकते हो, जैसा कि तुम पहले भी कर चुके हो। तो फिर तुम इस सब के बावजूद इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हो? इन दोनों लड़कियों को ट्रेन करते हुए इन्हें पावरफुल क्यों बनाना चाहते हो? मिस टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पे एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकता, इसलिए मैं लोगों को पावरफुल बना रहा हूँ। अगर अभी इन लोगों को सिखाते हुए मैंने इन्हें अपनी रक्षा करनी ना सिखाई तो मेरे जाने के बाद ये 5 ग्रेट सेट्स को आपस में कैसे जोड़े रखेंगी? ये लोग हमारे किंग्स ऑन सेट का फ्यूचर बनने वाली है, इसलिए इनका पावरफुल बनना जरूरी है। और क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहने वाला, इसलिए मैं इन्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये न सिर्फ अपनी रक्षा खुद कर सके बल्कि उसी के साथ साथ हमारे किंग्स ऑन सेट को भी बचा सके। ऐसे चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तो ऐसी बात है। जबकि हम देखते हैं कि चैंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस सब के अलावा पिछले कई सालों से मैं अकेले ही फाइट करते हुए आ रहा हूँ और सच कहूँ तो अकेले फाइट करते करते मैं बहुत ज्यादा बोर भी हो चुका हूँ। जबकि तुम तीनों के साथ फाइट करते हुए और तुम तीनों को लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हो रही है, इसलिए भी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग आगे बढ़कर उसे वहाँ पे गले लगाते हुए कहती है, ओह तो मेरे हस्बैंड को अकेलापन फील हो रहा है? अगर ऐसी बात है तो आज रात के बारे में क्या ख्याल है? जिस पे हम देखते हैं कि चैंग उसके सर के ऊपर दोबारा से टपली मारते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो क्योंकि अभी भी तुम एक छोटी बच्ची हो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को किंग्स ऑन सेट के अंदर लियांग यीज़ाओ के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे यंग डीमन मास्टर गुस्सा होते हुए कह रहा था, क्या बीस्ट किंग और उसके लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? वहीं उसके सामने हम देखते हैं कि 2 पोर्टल्स खुले हुए थे, एक में जी यू हाल का लीडर मौजूद था तो दूसरे पोर्टल के अंदर हे वन सेट की लीडर मौजूद थी। वहीं जी यू हाल का लीडर उन्हें बताता है कि इवन बीस्ट किंग ने वहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए हमारे जी यू हाल की फॉरबिडन डिमोनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पाया और मारा गया। और ये कहकर वो ब्लू लीडर वहाँ पे उदास होकर कहता है, अब बीस्ट की आर्मी के बगैर मुझे लगता है ब्लड एसेस को पाने के लिए टेंगजू सिटी के अंदर हम लोग जो खून की होली खेलने वाले थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उस बुलाव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर वो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, बीस्ट किंग मार चुका है, जिसका मतलब है कि वो मरने से पहले तुम्हारे जीजू हाल पैलेस को भी एक्सपोज कर गया होगा। और अगर सचमुच ऐसा है तो वो लोग जल्दी तुम्हारे जीजू हाल पैलेस के साथ साथ तुम्हारे ही वन सेट के ऊपर भी हमला करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उनका मुकाबला करने के लिए तुम दोनों पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर रखो। हमें कुछ भी करके उन लोगों को पूरी तरह से खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हम उन लोगों को हमारे डीमन रेस के बरसों पुराने प्लान को बर्बाद नहीं करने दे सकते, जैसा कि उस चैंगजुआन ने पहले किया था। वो यंग मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे इसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, ओके मास्टर, जैसा आप कहें। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उन दोनों को वहाँ से वापस भेज देता है, यानी कि वो पोर्टल बंद कर चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ही वन सेट के लीडर जीजू हाल के लीडर से कहती है, ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है कि किंग्स ऑन सेट के लोग वाकई में इतने ज्यादा काबिल हैं कि हम उन्हें खत्म करने के लिए
जितना ज्यादा एफर्ट करे, जिसपे हम देखते हैं कि वो बड़ा वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, पहले भी इन लोगों की वजह से हमारी डीमन रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इसलिए अब की बार डीमन लॉर्ड नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो, और इस बात तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन लोगों को मेरे जीजू हॉल पैलेस के गेट तक को पार नहीं करने दूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को जीजू हॉल पैलेस के आउटर गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एसेट चेंग जुआन के साथ साथ तीनों लड़कियां जायंट गोल्डन बर्ड के ऊपर बैठे हुए जीजू हॉल पैलेस के आउटर गेट के पास ही पहुंच चुके थे, जहाँ पे जिन्ना तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो वहाँ पे हर एक जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। खैर देखते देखते उनका जायंट बर्ड वहाँ पे लैंड हो जाता है और एसेट चेंग जुआन जंप करके नीचे उतरते हुए कहते हैं, हजारों साल गुजर गए यहाँ पे आए हुए, लेकिन ये घटिया जगह अभी भी वैसी की वैसी ही है। खैर एसेट चेंग जुआन के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी जंप करते हुए नीचे आ जाते हैं, और जैसे वहाँ के गार्ड्स की नजर एसेट चेंग जुआन और उनके साथियों के ऊपर पड़ती है तो वो सब लोग वहाँ पे सावधान होकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। ये कहकर वो सभी डीमन गार्ड्स आगे बढ़ते हुए लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, और जीजू हॉल पैलेस के एक गार्ड जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम के लिए स्टे पे था, वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बताओ मुझे तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी में आने की। जिसपे हम देखते हैं कि एसेट चेंग जुआन या फिर उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर वो डीमन गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, अब जब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो अब तुम सभी लोगों को यहाँ पे मरना होगा। उस डीमन गार्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस टेंग यू वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई जंप लगा कर आगे आ जाती है और रिक्वेस्ट भरी नजरों से एसेट चेंग जुआन की तरफ देखने लगती है, जो देखकर एसेट चेंग जुआन भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस टेंग यू अचानक से आगे बढ़कर उस गार्ड के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देती है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी एडल्ट फार्म में भी आ चुकी थी। अपनी एडल्ट फार्म में आने के बाद वो वहाँ पे इन सभी गार्ड्स को धमकाते हुए कहती है, रेडी हो जाओ, अगले 2 मिनटों में तुम सभी मरने वाले हो। मिस टेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स एसेट चेंग जुआन और बाकियों को छोड़कर मिस टेंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए मिस टेंग यू के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे मिस टेंग यू का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मिस टेंग यू अपनी दोनों सोर्ड्स को बाहर निकाल चुकी थी, और उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी गार्ड आ रहा था वो सीधा उसे वहाँ पे मौत के घाट उतारते जा रही थी, जो देखकर बाकी बचे हुए गार्ड्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहाँ पे किसी डीमन फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर मिस टेंग यू के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है, और वो ऊपर हवा में उठते हुए बहुत ही तेजी के साथ जोर से घूमना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसने वहाँ पे टोर्नेडो का रूप ले लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा वहाँ पे उन डीमंस के बीच में जंप करते हुए उन सभी को भी वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है। इवन एक डीमन गार्ड जो कि वहाँ पे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मिस टेंग यू अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उसे दे मारती है, जिसके साथ ही उस डीमन गार्ड का खेल भी वहीं पे खत्म हो जाता है, और उसके पास जाकर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी से बाहर निकालते हुए कहती है, तुम तो अगले जन्म में भी मुझे याद रखोगे और मुझे याद करके डर के मारे थर थर कांपोगे। मिस टेंग यू कैसे कहते हैं हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।